चश्मे के पानी में कैसा गुबार आ गया है। वो बूढ़ी जुबानों की मुशफिक कहानी थी क्या? नक्श जिनके हवाओं ने कुंडला दिए। हर एक सिमत बिखरी हुई दास्तानें, निशान दर निशान जिंदगी का हवाला, उजड़कर शराबों की सूरत है बातें। गुजरते हुए कारवानों की यादें, शिकस्त तनावों पे खैमों की तहरीर क्या क्या, पढ़ी भी न जाए सुनी भी न जाए। जले पत्थरों पर ठहरती शबों की ये क्या राह लिख कर गई है। वक्त ने जब ये सोचा तो ऐसे लगा वादी के सब सर पत्थर पिघलने लगे। सर बुलंद और बर्फपोश ये चोटियां, और खामोश खामोश ये वादी, इनके सीनों में है दफन सदियों के राज। वक्त रुकता नहीं, वक्त रुकता नहीं। मौसमों की ऊंच नीच ही तो बलूचों की तारीख है, और मेरी ये तमन्ना है कि यह हमारा मुकद्दर न बने। बहरहाल मौसम तो गुजर जाने वाली शय है, हमें इससे खाइफ नहीं होना चाहिए। वैसे कल की घोड़दौड़ और निशानेबाजी कैसे रहेगी? रगों में खून अपने औसाफ के साथ दौड़ता है। मुझे उनकी कारकर्दगी पर हैरत नहीं, इत्मीनान हुआ है, मसरत हुई है। वाकई वाकई ये दिल को खुश कर देने वाला एहसास था। लेकिन मीर शेख, तुम्हारे निशाने की बात ही कुछ और है। मेरा निशाना मेरी कुव्वत इरादी और तजुर्बे पर मुनहसर है। अब इसमें बिनाई का दखल बहुत कम रह गया है। मेरे हाथों से निकले हुए लाखों तीरों ने मुझे यकीन के मकाम पर ला खड़ा किया है। अब अगर वक्त की आंधी मुझे अंधा भी करते तो वो मेरे यकीन को गुमान में नहीं बदल सकती। हाँ वाजा, तुम्हारा यही यकीन हमारा एतमाद है। नज़बंद, याद रखो, यकीन का मकाम दिल होता है, जहां से पूरे बदन में फैलाव के लिए खून उमड़ता है, जिसे सब औसाफ नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। वो बच्चे जो कल तक हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ चला करते थे, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस फैले हुए यकीन को साथ लेकर चलें, क्योंकि मैं अब उस चट्टान की मानंद हो गया हूं जिसको वक्त की यलगार ने
मुस्तहकम तो कर दिया है, लेकिन उसका हर थपेड़ा बड़ी आहिस्तगी से इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। हम सब आपकी खैर और सलामती के तलबगार हैं। नाजवानी तो सिर्फ आपके दुश्मनों को ज़ेब देती है। वक्त और तजुर्बात के बोझ को आसान मत समझो, क्योंकि बोझ को बहलाया नहीं जा सकता। ये तो रेजा रेजा कर देने वाला अमल है। मीर, कूच के बारे में क्या हुक्म है? इंतजार। ये एक बीमार और कपकपाती सोच है बाबा कि कोई और हमारी मसलिहत हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। हम 40,000 अफराद के पेशरो हैं। इतनी बड़ी कुव्वत के होते हुए मसलिहत के मानी बुज़दिली बन जाते हैं, और फिर हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। आने वाले सुनहरी दिनों की तरफ बढ़ना चाहता हूं मैं। गौराम, सरदार शेख तुम्हारा बुजुर्ग है, मेरा भाई। तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि उसकी सोच, उसके ख्वाब सब हमारे लिए हैं। वो हमारी आंखों के ख्वाब नहीं देख सकता बाबा ना। हमें कुछ करना होगा, हमें ही कुछ दिखाना होगा। जब तक हम मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां डालकर आतिशदान को नहीं भड़काएंगे, तब तक उसे हमारे अंदर की आग का एहसास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा, तो इन यखबस्ता हवाओं में हमें अपने वजूद का एहसास तक नहीं रहेगा। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। सरदार को सिर्फ बीबर के सेवी और कच्ची से वापस आने का इंतजार है। वो करता रहे इंतजार, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसके आने तक मैं अपने 40,000 बंदों को, ये माल, मवेशी, कीमती ऊंटों को बर्फ का कफन पहना कर बैठा रहूंगा। हम कूच करेंगे बाबा, यही मेरा मशवरा है। ये तुम्हारा मशवरा है, लेकिन सरदार का ख्याल है कि कूच के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो मुनासिब वक्त कब आएगा बाबा? आएगा या नहीं, क्या पता।
तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हाल तमाम तफसील लेकर आया हूं। हुक्म जल्दी पहुंचने का है, अब अपने यहां से चलना चाहिए। रोटी तो खाकर जाएं, सफर लंबा है। ऐसा करें साथ ले जाएं। हाँ ठीक है। बख्तावर, कोई कपड़ा लाना। आपकी मेहमान नवाजी बहुत याद आएगी। चलो यार, मौला मदद। अल्लाह ही अमान। ये सूरत हाल हम सबके लिए अफसोसनाक है। मसला एक सरदार का नहीं, उनके मोतबरीन का नहीं, बल्कि कौम के तमाम कबाइल और उनकी बाल मवेशियों की जिंदगी का है। सरदार, आपकी सोच काबिल सताइश है। दर हकीकत नई राहों की तलाश हमारी अहम तरीन जरूरत है। इसी मकसद के लिए हमने सीस्तान से हिजरत की थी, ताकि हम अपनी शाखें दूर दूर तक फैला दें। अगर हालात ने कुछ तो बहरहाल बहर सूरत करना है, और इसी में बेहतरी और भलाई है। लेकिन उस कूच से क्या फायदा? एक अजदहे के मुंह से बचने के लिए दूसरे अजदहे की पनाह ली जाए। हमें फजलत की बजाय तदब्बर से काम लेना होगा। हाल है जी जी जी। हाल दो कि तुमने सीवी और कच्ची के इलाके को कैसे पाया? सरदार, अल्लाह की अमान और आपके सर की सलामती। जो कुछ सुना था उससे बढ़कर पाया। सेवी और कच्ची की चरागाहों पर सब्जा बरसता है, फसलें तैयार खड़ी हैं और पानी आबे हयात। सरदार, मेरी राय है कि हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर यहां से कूच करना चाहिए। लेकिन उमर नहानी, मेरा फैसला तुमसे मुख्तलिफ है। क्या आप हमें अपने फैसले से आगाह करना चाहेंगे? बेजार खान, मेरा फैसला है कि बलोचों की बहादुरी और फतह की इस निशानी को माले मतरूका नहीं बनने दूंगा। मैं इस इलाके के इंतजामात किसी के सुपुर्द करके ही कूच करूंगा। गौराम खान फौरी कूच के लिए जिद कर रहा है। गौराम जज्बाती नौजवान है, उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है, और अगर उसने कूच का फैसला कर लिया है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। नौजबंद। जी सरदार। गौराम से कह दो कि वह आज ही लाशार कबाइल को साथ लेकर तरामूला के रास्ते गंदावा और गजान की तरफ कूच करे। चंद दिनों के बाद हम खुद तरा बुलाल के रास्ते सीवी की तरफ कूच करेंगे।
से आने वाले खाना बदोशों ने हमारे कई सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया और हमारे मुहाफिज उन्हें रोकने की बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आली मर्तबत बात बात पे कट मरने वाले नौवारिद बलोच जो ताइफा लाशार कहलाती है, अपने अमीर कोहराम के इशारे की मुंतजिर रहती है। ये लोग अपने सरदार का इशारा पाते ही आगे बढ़कर हमारे इलाकों पर कब्जा जमा लेते हैं। आलीजा, हमारे पास सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा फौज नहीं है, इसलिए हम हमलावर लश्कर को पर वक्त आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कच्ची के लोग खुशहाल और अमन पसंद है। इसके अलावा हमें कभी किसी बैरूनी हमलावर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए हमने कभी सरहदी फौज रखने की जरूरत महसूस ही नहीं की। आलीजा, उनकी तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। उनका लेजा तीर की मानिंद और बात तलवार की नोक पर है। अगर हमने उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की तो उनके हौसले बुलंद होंगे और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो। हमें इस बढ़ते हुए खतरे का पूरी तरह एहसास है और उनसे निपटने के लिए हमने आली मकाम जामनंदा निजामुद्दीन से फौरी कुमक की दरखास्त की है। कुमक मिलते ही हम उन पर भरपूर हमला कर देंगे और उन्हें अपने इलाके से निकाल कर दम लेंगे। दोस्तों, कुछ तो सुबह करना है। क्या ये अच्छा हो कि आज रात इस महफिल की इब्तिदा पीवर की कलाम से की जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल क्या बात। वाह, क्यों बीवर? ठीक है, ठीक है। सरदार शेख की अचानक बीमारी की वजह से कल सुबह की कूच मुलतवी कर दी गई है। अल्लाह खैर करे। मेरी ख्वाहिश है कि कौम की शाखें दूर दूर तक फैल जाएं। सरदार की हैसियत से कौम की मंजिल का तयन करना मेरी जिम्मेदारी है। कौम को मंजिल पर पहुंचाने से पहले मैं मंजिल से हट भी सकता हूं। सरदार, क्या हुआ? खैर तो है?
रियान। जी सरदार। तमाम अमरा को बुला कर लाओ। जी सरदार। मेरी बात और से सुनो। हर सफर की एक मंजिल और हर बहार की खिजा मौत सुस्त रफ्तारी से आए या तेजी से झपट ले, वक्त खा जाने वाला अमल है जिसे पहाड़ भी आजाद नहीं है। सरदार, इस कदर नाउम्मीदी क्यों? मीर हैप्तान, उम्मीद ही तो इरादों को जला बख्शती है। सरदार, उमर नौहानी, फना अपनी ताक में है। तुम लोग सब मिलकर अपने लिए, अपनी कौम की बका के लिए कोई मुनासिब रहनुमा चुनकर यकजा हो जाओ। बस यही मैंने तुम्हें कहना था। जंगल, खबर मिली है कि हाकिम गंदावा ने हमले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब सिर्फ उसे जामी कुमक का इंतजार है। ये तो बहुत बुरी खबर है सरदार। फौजी कुमक के मिलते ही दुश्मन के हौसले और बढ़ जाएंगे और वो एक बड़ी तादाद के साथ हम पर हमला कर देगा। ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? दुश्मन के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत कम है। खैर, इसका फैसला तो वक्त करेगा। बाबा जान भी सरदार शेख की बीमारी का सुनकर उसकी अयादत के लिए गए हुए हैं। सरदार, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में उमरा से मशवरा लिया जाए। मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। सरदार मोहतरम, मेरी ये राय है कि मीर चाकर बहादुर और ज़हीन है और वो सरदारी का बार गिरा अपने मजबूत कांधों पर उठाने का अहल है। बेवरा, तुम्हारी क्या राय है? सरदार, मीर चाकर ने अपने शिराजी तलवार की काट और उसकी जर्ब से साबित कर दिया है कि वो चट्टानों को काटकर कौम के लिए सही रास्ता बना सकता है। बिरविचार, तुम? मेरा ख्याल है कि मीर चाकर खान कौम की उम्मीदों का मरकज है। आप उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर करके पूरे कौम को ताफुज बख्शे। नाज़मंद, हम तुम्हारी राय का इंतजार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम मीर चाकर खान जैसे कौम के जरी सिपाही के हमरख रहकर अपनी मंजिल को जा लेंगे। मैं मीर चाकर खान को बहैसियत सरदार कबूल करता हूं। कबूल है? कबूल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों ने मीर चाकर खान को अपना सरदार कबूल कर लिया? जी। बेरा? जी सरदार। मीर चाकर खान को दस्तारबंदी के लिए बुलाया जाए।
सरदार जलाल खान की तलवार है और तुम्हारे अजदाद की बहादुरी की दास्तानें इसकी काट से जमाने में रोशनी की तरह फैली हुई है। इस कमान से निकला हुआ तीर कभी खता नहीं गया। इस पगड़ी के पहले बल में शराफत, इंसाफ और रवायत की हुर्मत पोशीदा है। इसकी अजमत पूरी कौम की बेहतरी, फलाह और बाइज्जत मुस्तकबिल की तलाशी से कायम रह सकती है। इस दस्तार की अजमत अगर तुम्हारे दिल में मुंतकिल होती रही तो आइंदा आने वाली नस्लें अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहेगी। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था, मगर मुझे इस पर हैरत नहीं हुई। सरदार शेख अगर लाशार कबाइल को अपने एतमाद में ले लेते तो बेहतर था। शायद उसका ख्याल था कि गोहराम भी अपने बाप की तरह इस नाइंसाफी पर खामोश रहेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो क्या एहतजाज के लिए सरदार शेख के पास जाएंगे? हरगिज नहीं। मैं अपनी बका के लिए जिस मकाम पर खड़ा हूं वहां वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। हाफिज बाबा, बाबा सामने घोड़े हैं। हाँ हाँ मालूम है। बाबा तुम्हें नजर आता नहीं, फिर कैसे मालूम? कभी मैं भी आंखों वाला था, कभी तो मैं भी सवार था। कहो तो बता दूं कितने घोड़े हैं यहाँ? बड़ा खूबसूरत मसला है। कहाँ ले जा रहे हो? सरदार के लिए लाया हूँ। कब का बना रखा था इस दिन के खुशी में। तुम भी अजीब सोचते हो। कहाँ तुम, कहाँ सरदार चाकर खान? मसनद सरदारी संभालने के इस वश मौका पर मोतियों भरा ये तश्त मीर हैबतान की जानिब से सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर बिज्जार की जानिब से सोने चांदी भरा ये तश्त सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर जाड़ो जलम की जानिब से ये बेश बहा खंजर सरदार मीर चाकर खान की नजर।
तुम सबकी मौजूदगी हमारे इत्तेहाद की अलामत है। नौजबत, हमारा बेटा गौराम नजर नहीं आ रहा। क्या उसने रवायत से नाराफ नहीं किया? सरदार, सुना है मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया। अगर ये दुरुस्त है और वो सरदारी का बोझ उठाने के काबिल है तो मैं उसके हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। नहीं मीर, नहीं, खुदा वो दिन न लाए। मीर, तुम में सरदारी की जिम्मेदारियां निभाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान करके हमारी सदियों पुरानी रवायात से इन्हिराफ किया है। उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सोचना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत कैसे हुई? जी सरदार। ये जबान दो भाइयों के दरमियान फितना भी बन सकती है। इस जबान के फितना बनने से पहले ही शहीद बाबा, बाबा मेहमान आ रहे हैं। घोड़ों की टाप से मालूम होता है शाकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम सरदार, वशात है। बैठे सरदार। बाबा, आप गंदावा नहीं गए? नहीं सरदार, अभी तो नहीं गए। बाकी तो सारे लोग जा चुके हैं। रेहान, मैं अपने सरदार के साथ जाऊंगा। गौराम तो चला गया हमें छोड़कर। हाँ सरदार, गौरम खान और गौर बीबी के चले जाने के बाद बड़ी वीरानी सी हो गई है यहाँ। मुझे मालूम हुआ था बाबा कि तुम मुझे मिलने आए थे, लेकिन मुझ तक रसाई ना हुई, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया हूं। सरदार, कहाँ आप, कहाँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप यहाँ आएंगे। सरदार, बड़ी चाह से बना है आपके लिए। खूबसूरत है। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। और हाँ, आइंदा मैं मिलने तुमसे खुद आया करूंगा। तुम्हारी कदर जितनी मेरे दिल में है, उसका सबूत आने वाला वक्त ही देगा। सरदार, दूध पीते जाए।
गौराम, इन रिवायात, इस तहजीब और इन कदरों का तुम्हारे पास क्या जवाब है जिनकी पासदारी, हिफाजत और एहतराम बनु इस्माइल से लेके मीर जलालान तक होता रहा है? रिवायात और कदरें हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं बाबा। वक्त, माहौल और हालात इनमें तराश खराश पैदा करते रहते हैं। आपकी मौजूदगी में मेरी मौजूदगी में तुमने सरदारी का ऐलान कर दिया, हालांकि तुम्हें इसका कोई इख्तियार न था। इस रिवायत की इब्तदा भी चाकर ने की है। 40,000 अफराद की कुव्वत को चाकर के घमंड ने नजरअंदाज किया है। अफसोस, तुमने नफाक की जो लकीर खींची है उसे मिटाना आसान नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये लकीर भी चाकर ने खींची है। इस तफरीक का खमियाजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। और मीर चाकर खान, उसने तो तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली जबान को भरे दीवान में कटवा दिया था। वो भी मेरी जबान बंदी के लिए। बाबा, अब मैं ताकत की जबान में बात करना चाहता हूं। गौराम, उसने पैगाम भेजा है कि अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी सरदारी कबूल कर लेगा। अगर उसने ऐसा किया भी है ना बाबा, तो दिल से नहीं, दिमाग से। तुमसे तो इतनी भी मसलहत नहीं हो सकी। दुश्मन के सामने पड़ाव डाल के बैठे हो और एक नई दुश्मनी का आगाज भी कर दिया है। मैंने नई जद्दोजहद का आगाज किया है बाबा। मुझे मालूम है दुश्मन मोर्चा बंद है और मुझे उस पर हमला करना है। हमला करने के लिए अगर मैं 2 कदम आगे बढ़ सकता हूं तो जंगी हिकमत अमली के तहत 4 कदम पीछे भी हट सकता हूं। फतह और शिकस्त तो दोनों साथ साथ हैं, मगर शिकस्त के खौफ से पीछे हट जाना अपने मकासद से पीछे हटने के बराबर है बाबा। सरदार, इतला मिली है कि आंख में गंदावा सुबह हमला कर देगा। आंख में गंदावा? हाँ, वो मोर्चा बंद है। उसकी कोशिश होगी कि वो हमारा हमला पसपा कर दे और तरफ निकल जाए। लेकिन चौंगल, हम जिस हिकमत अमली पर चल चुके हैं, जो हमने सोचा है, बस उसी पर कायम रहना। बस जागते रहने की जरूरत है। हाँ, गौराम बेटा, अब भी वक्त है, सोच लो, फिर सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा। अब तो मौत या गंदावा। गौराम बेटा, अब भी वक्त है, सोच लो, फिर सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा। अब तो मौत या गंदावा। महज अपनी जिद की वजह से तबाही के रास्ते पे चल रहे हो। शिकस्त के खौफ में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती बाबा। हाँ, अलबत्ता फतह की उम्मीद में मौत को गले से लगाया जा सकता है। बाबा, आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रहे हो कि दुश्मन दिफाई जंग लड़ रहा है।
ऐसे में हमारा ज्यादा नुकसान होना कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। और इस सूरत में हमारे हजारों शेर दिल लाशारियों की लाशें पड़ी। नहीं बाबा, गोहराम के हाथ लाशें उठाने के लिए नहीं, दुश्मनों की लाशें बखेरने के लिए बने हैं। मैं सोचता हूं कि इस नाजुक मौके पे हमें सरदार चाकर खान को इत्तला दे देनी चाहिए। ताना दे रहे हो बाबा? ओहो, गलत मत सोचो बाबा, गलत मत सोचो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी की वजह से कह रहा हूं। वो तो मैं हूं बाबा, कई दिनों से 2 महाजों पर खड़ा हूं, लेकिन शिकस्त के खौफ से टूट नहीं सकता। तुम सबको इतनी रात गए इसलिए तकलीफ दी है नंदे कि मीर गोहराम ने अपने से कई गुना ज्यादा फौज की मौजूदगी में गंधावा पर हमला कर दिया है और इत्तला मिली है कि हमारा भाई खासी मुश्किल में है। सरदार, गुस्ताखी माफ। आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है इस जंग के नतीजे से मायूस नजर आते हैं। जाहिर है लाशारियों की तादाद दुश्मन की फौज से बहुत कम है। कई जांबाज मौत की घाट उतर चुके हैं। मीर गोहराम लम्हा ब लम्हा उखड़ता जा रहा है। मीर जानो सरदार, मीर गोहराम ने कौम के दरमियान तफरीके की जो दीवार खड़ी की है उसे अगर वो खुद ही गिरा दे तो अच्छा है। मीर हेप्ताम, तुम क्या कहते हो? सरदार, नफरतों की दीवारें बहरहाल गिरनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें गिराता कौन है ये अलग बात है। पसंद आई हमें तुम्हारी ये बात। नफरतों की दीवारें गिराने के लिए हमें ही पहल करनी चाहिए। युवराज, सरदार, बलूच एक नाम है सूरज की तरह, जिसकी रोशनी एक, तमाज़त एक। हम सब उसकी रोशनी की तरह हैं। रोशनी के इस सफर में जो भी दीवार आयल हो उसे गिरा देना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी किरण सूरज के बगैर अपना वजूद नहीं रखती। ब्यूरो, तुमने बलोच कौम को सूरज से तशबीह देकर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नफरतों की ये दीवारें हमें ही गिरानी चाहिए। मीर बजार, मिरहान, फौज को फौरी कुछ का हुक्म दो। मैं कल की जंग को नताइज के एतबार से नुकसानदेह समझता हूं। तुम्हारी हिकमत अमली क्या है? बाबा, जंग नफा नुकसान से बालातर अमल है। दुश्मन का भी नुकसान हुआ है। मैंने जरा जल्दी शादाब इलाकों की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन 2 दिन बाद चाकर खान भी नशेब की तरफ आएगा। अगर ये मेरी गलती थी तो ये गलती यकीनन दोहराई जाएगी और मेरी नाकामी आने वाले के लिए इससे बड़ी नाकामी साबित होगी।
सरदार, हमारी पुश्त की जानिब से आसमान तक उठता हुआ एक गुबार नजर आ रहा है जो लम्हा बलम्हा बड़ी तेजी से हमारी जानिब बढ़ रहा है। इस सिमत से दुश्मन के लिए कुमक आना महाल है, बहुत मुश्किल है बाबा। सरदार, आप बोलो शाहान, क्या बात है? सरदार चाकर खान अपने लश्कर के साथ हमारी मदद के लिए आ पहुंचे। पर ये कोई ऐसी ताज्जुब खेज बात नहीं। देखा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सरदार चाकर खान की सोच और तुम्हारी सोच कितनी मुख्तलिफ है। मैं आपसे यही गुफ्तगू कर रहा था बाबा कि मैं और चाकर दो मुख्तलिफ सिमतों के राही तो हैं, मगर हमारा दुश्मन मुश्तरक है। अब कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे आने पर तुम्हें कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ होगा गौराम। जंग का तबल बजा दिया जाए। सरदार, गंदावा की आज की यह फतह आपकी वजह से हुई है। हम सब आपके ममनून हैं। आज की फतह मीर गौराम और मेरे साथियों के लिए एक दिलचस्प तजर्बा है। इन मफतूआ इलाकों पर हमारे साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे उमरा का बराबर का हिस्सा है। नहीं नौजबंद नहीं, गंदावा पर हुकूमत मीर गौराम का हक है। लेकिन आप, मेरा इरादा सफर जारी रखने का है और अब मैं सिवी फतह करना चाहता हूं। मैं भी इस मुहिम पर आपके साथ जाना चाहता हूं। तुम्हारा साथ भाइयों का साथ है, ये साथ बाइस इफ्तिखार है। लेकिन मत भूलो, पूरी कौम को एक मंजिल और मकाम की जरूरत है और कौम से मेरा यही अहद है। एक खाना बदोश के हाथों गंदावा की फतह नहायत काबिल शर्म शिकस्त है और अब बलोचों की जलगार को रोकना आसान न होगा, क्योंकि इस इलाके में बलोच पहले ही से आबाद है। लिहाजा वो हमारे खिलाफ अपने लोगों की हर मुमकिन मदद करेंगे। गंदावा हाथ से निकल जाने के बाद जरूरी हो गया है कि उन्हें सिवी तक पहुंचने की मोहलत न दी जाए। आलीजा, आपकी तरफ से कुम्मक के बगैर सिवी और एतराफ का दफा मुश्किल होगा। मुबारक खान जब हाकिम अमूर ममलकत में दिलचस्पी लेना छोड़ दे, ऐश व आराम की आदी हो जाए, बददियानती उनका शेवा बन जाए और हवस जर उनकी गर्दनों को झुका दे, तो फिर इतनी दूर बैठकर थर के 200 कोस उस पार से हम तुम्हारी हिफाजत की जमानत किस तरह बन सकते हैं। बहरहाल हमारी वापसी का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम तुम्हारे लिए कुमक रवाना कर सके। रामायण बेटा, चाकर के साथ सेरी कूच करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं ना? तुम्हें पता है मैं बदला चुकाने में देर करने का आदी नहीं हूं। सिपा कूच के अहकाम की मुंतजर है बाबा। आपके हुक्म के साथ ही लश्कर आपकी क़यादत में आपके साथ होगा। सरदार, गौर जतनी की तरफ से कुछ लोग मिलने की इजाजत चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो। सरदार, अल्लाह की अमान और आपकी सर की सलामती की दुआ के साथ गौहर बीबी आपका शुक्रगुजार है।
मुईर के इलाके की बख्शिश आपका एहसान और रियाय परवरी है। गौहर बीबी की तरफ से नजर की कबूलियत के लिए इल्तिमास है। मैं सेवी से वापसी पर जल्द ही गौहर से मिलूंगा। मेरी तरफ से गौहर को बता देना। सरदार कोहराम, ये आपकी इज्जत अफजाई है, वरना मुझे भी बारजाबी का हुक्म दिया जा सकता था। गौहर खूबसूरती और की अलामत है। तुम्हारा वजूद और शायद तुम्हारा दिल दोनों तुम्हारे नाम के तर्जमान हैं। बेवगी वक्त का दिया हुआ एक जख्म है जो भरा भी जा सकता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी सरदार। देखो गौहर, तुम्हें तहफ्फुज़ की जरूरत है, इसलिए कि तुम्हारी तन्हाई का यही तकाजा है। जिंदगी ने तुम्हें वो मकाम दिया है जहां ताकत और तहफ्फुज़ के बगैर इसके तकाजे पूरे नहीं हो सकते। क्या माँ, बहन और बेटी का रूप जिंदा रहने के लिए काफी नहीं? माँ, बहन और बेटी, तुम्हारे इन बयान करदा रिश्तों का सफर वक्त के तकाजों के ताबे है। इसीलिए तो औरत का एक और रूप भी है, बीवी का रूप। वो तो मैं थी। मगर अब नहीं हो। सावल, सावल। जी जी बेबी। कूच का फौरन इंतजाम करो। रात के इस अंधेरे से पहले एक लम्हा जाया किए बगैर मुझे निकलना है। बेबी, इस वक्त किसके पास जाएंगे इस वक्त? मैं जानती हूं इस वक्त मुझे कौन तहफ्फुज़ दे सकता है। हम लोगों ने गौर को इसलिए नहीं रोका, एक तो वो औरत थी, दूसरा हमारे लिए उसकी तरफ से आपका हवाला मोतबर था, वरना हम। तुमने जो कुछ किया ठीक किया। मुझे फिक्र है तो इस बात की कि गौहर रात के अंधेरे में पुरखतर रास्तों में तन्हा गई है। शाहन। जी सरदार। तुम फौरी तौर पर एक दस्ता लेकर सरहदों की तरफ जाओ और देखो, अगर गौहर हमारी सरहद में है तो उसे लेकर उसकी मंजिल तक हिफाजत से पहुंचा दो। मगर सरदार, वो औरत चाकर के पास जाकर आपके खिलाफ जहर भी उगल सकती है। वो ये भी कह सकती है कि गौराम के इलाके में ना तो अमन है और ना ही एहतराम। ऐसी सूरत में उसे छोड़ देना। शाहन, मैं जो कह रहा हूं वही करो। वो कहां जाती है, क्या कहती है, ये उसका अमल है। हमें यही सोचना है कि हमने क्या करना है। और हां, ये भी ख्याल रहे कि गौहर न सिर्फ हमारी पनाह में थी, बल्कि वो एक मुअज़्ज़िज़ औरत है और उसकी ये दोनों हैसियतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरे अजीजों, कामयाबी बाज़ औक़ात
अंजाम के मायने रखती है। फतह और शिकस्त दोनों जिंदा रहने के नाम हैं, और यही हमारी कबायली रिवायात की जान है। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तारीख मुझे किस नाम से याद रखती है। हिंद सिंध के लोग मुझे एक रिवायत परस्त या जाबिर हुक्मरान कहते हैं, या बलोचों की आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तकबिल का आलम बरदार। मसला ये नहीं कि चाकर खान सरदार है, मसला ये है कि दुनिया की तारीख में बलोचों को इज्जत और मकाम से कौन सरफराज कर सकता है। सरदार, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पीर मुर्शिद गुलाम है हमारे नबी के, और हां, आज सेवी के दरबार का पहला दिन है, और यह दिन मैं अपनी रिवायात के मुताबिक अक़वाल से शुरू करना चाहता हूं, और सबसे पहले खुद कौल देता हूं कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे पीरो मुर्शिद शेख गटी की नाराजगी मोल ली, तो वो मेरे नजदीक इंसान नहीं, हैवान होगा। और बड़े से बड़े मुंह जोर और शेजोर हैवानों को नकेल डालना चाकर खान बखूबी जानता है। और याद रहे कि चाकर खान की इस नकेल से उसका चाहे कोई कितना ही करीबी अजीज क्यों ना हो, बच नहीं सकता। हम फकीर लोग एक ही सीधा रास्ता चलते हैं। मेरा यह कौल है कि जो शख्स भी इस राह में रुकावट डालेगा या सामने आएगा, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। सरदार, इस चीज से तो आप बखूबी वाकिफ हैं कि मुझे अपनी घोड़ी कितनी अजीज है। जो भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरी घोड़ी ले गया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। घर से घोड़ी जाने पर न सिर्फ मैं उस शख्स को बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दूंगा। ये मेरा कौल है। उमर नौहानी, हमें यकीन है कि तुम अपने अहद को अपनी घोड़ी से ज्यादा अजीज रखोगे। मैं शह मुरीद भरे दरबार में कौल देता हूं कि जुमरात की सुबह साहिल मुझसे जो कुछ तलब करेगा, इनकार नहीं करूंगा। सरदार, दोस्ती की क्या कीमत होती है, यह आप जैसे फहमीदे शख्स को बताना या जताना कोई मानी नहीं रखता। मैंने और मीर जाड़ो ने एक दूसरे को यह कौल दे रखा है। मैं एक दफा फिर इस बड़े दीवान में अपने उस कौल की तजदीद करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स मीर जाड़ो को कत्ल करेगा तो उसका बदला मैं लूंगा, और अगर कोई शख्स मीर हृदय को कत्ल करेगा तो उसका बदला जाड़ो जलम लेगा। मैं मीर हैबतान भरे दीवान में कौल देता हूं कि भागा हुआ कोई भी ऊंट जो मेरे गले में शामिल होगा, उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी, वह ऊंट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। मीर हैबतान, तुम्हारी जुर्रत काबिल तहसीन है। सरदार, ख्वाब और खामोशी जिंदा लोगों को सोच देते हैं। मैं मीर रियान इस बड़े दरबार में कौल देता हूं कि जो भी शख्स मुझे नींद से जगाएगा, मैं उसे कत्ल कर दूंगा, मां सिवाय चाकर के। सरदार, पगड़ी भी बलोच की इज्जत होती है और दाढ़ी भी।
मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। मेरे दीवान में आज तक कोई मर्द नंगे सर दाखिल नहीं हो सका। तुम तो औरत हो, क्या मजबूरी हुई? सरदार, मैं अपने वजूद के अजाब में हूं। सर से साया उठ जाने के बाद मैं किसी भी तजर्बे को दोहराने से खौफजदा हूं। किसी भी नए रास्ते पे बस बस, तुम्हारी बात समझ गया हूं मैं। पनाह दी जाती है तुम्हें। आज से तुम बाहोट हो मेरी। बाहोट के मायने चाकर खान बखूबी समझता है। तुम्हें कचरौक का इलाका बख्शा। हल जो हुआ बुरा हुआ। सच है। बेशक बाला आज भी हस्बे मौका है। हमें खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्या बोला निंदे सरदार छे शो बरो है बाबा। हाँ जी बात। हाँ मुरीद, तुम खामोश बैठे बस रस्सी बढ़ते रहते हो। क्या करोगे इतनी रस्सियों का? खुद को बांधता रहता हूं ताकि कभी तुमसे आजाद ना हो सकूं। कभी कभी तुम्हारी चुप मुझे खौफजदा कर देती है। लेकिन मुरीद, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरी हिम्मत बंधाता रहता है। जब रूह खुद अपना वजूद तराश ले तो कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। कहाँ? कहीं नहीं, बस तुम्हारे ख्यालों में, जहां जिंदा रहना आसान है, बहुत आसान।
रेहान दौड़ जीत गया है। आपको मुगालता हुआ है। दोनों सवार बराबर आए हैं, किसी एक के बारे में फैसला गलत है। बज़ाहिर दोनों सवार बराबर दिखाई देते थे, लेकिन रेहान की घोड़ी आगे निकल रही थी। इसका अंदाजा तजर्बे ही से किया जा सकता है। तजर्बा? मैं भी तजर्बे ही से बात कर रहा हूँ। दोनों घोड़ियां बराबर थीं। बहरहाल फैसला हम रेहान के हक में देते हैं। मीर बालाच, इनसे बहस करना बेकार है। इस वक्त ये 2 हैं और तुम 1। आओ चलो। रेहान चाकर का अजीज है, ये इलाका भी उनका अपना है, इसलिए ये नाइंसाफी तो होना ही थी। खेलों में इस किस्म के फैसले बहुत खतरनाक नतीजे पैदा कर सकते हैं। और फिर वैसे भी अगर दौड़ वाजे न हो तो मुंसिफिन को बहुत एहतियात से फैसला करना चाहिए। मुंसिफ तो मैं भी था, लेकिन मेरे फैसले को उन्होंने कितनी लापरवाही से रद्द किया। दरअसल वो गलत तरीके से अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कचरोक के इलाके में? हाँ, गालिबन। कचरोक भी उनकी बालादस्ती हासिल करने का एक निशान है। मीर बालाच, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। सरदार चाकर खान ने ये इलाका गौहर को जागीर के तौर पे दिया हुआ। तमाम शत्रु बच्चे मारे गए। कैसे? कौन लोग थे वो? रामायण और उसके साथी अचानक जानवरों पर टूट पड़े। आखिर मुझ बेवा से किसी को क्या दुश्मनी है? आखिर ये लोग मेरी बेकसी को तमाशा क्यों बना रहे हैं? शायद वो ये भूल गए कि हम सरदार चाकर के बावट है, उसकी पनाह में है। मैं सरदार चाकर के दरबार में इस जुर्म की फरियाद लेकर जाऊंगा। खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक बात भी ना निकले। इससे एक बड़ा फसाद फैल सकता है और मैं ये नहीं चाहती कि कुछ शूद्र बच्चों की खातिर इंसानों में खून खराबा हो और बेगुनाह लोग मारे जाएं। मैं ये दुख तन्हा उठा लूंगी। अफसोस, अफसोस, ये जालिमाना हरकत बड़े दुख की बात है। तुम जाओ, जाकर अपना दवा दारू करो, लेकिन याद रहे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकलने पाए। मैं जानती हूं बलोचों की क्या रवायात है, खासकर बावट के बारे में। मुरीद,
मुरीद? कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी और ही दुनिया में रहते हो। वो कोई सी भी दुनिया हो, लेकिन है वो तुम्हारी दुनिया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। खुदा जाने कैसी बातें करते हो। घर पे तुम बैठते नहीं, मैं चिलचिलाती धूप में घंटों तुम्हारे आने की राह देखती हूँ। और तुम तो अपने खाने का भी ख्याल नहीं रखते। पता नहीं ये तुम औरतों को अपने चाहने वालों से ज्यादा उनके खाने पीने की फिक्र क्यों रहती है? इसलिए कि रिवाज ने हमें अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ यही एक जरिया दे रखा है। और मैंने तुम्हें अपने रूह पर भी इख्तियार दे रखा है, रूह जो वक्त की पहुंच से बाहर है। सरदार, यहाँ से कचरों का इलाका शुरू होता है। इस साल अच्छी बारिशों के बायस घास बहुत ज्यादा है और यहाँ अमलदारी है हमारी बाहोट गौहर की। इस पहाड़ी के उस पार गौर बीबी के खाने हैं। इधर से गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना उसकी खैरियत भी पूछते चले। बारात तुम्हारी ऊंटनियों के थनों से दर्द से बिलबिला रही है। वो कहां गए शूद्र बच्चे, कहां गए? तुम्हारे जानवरों की आंखें खौफ से फटी जा रही हैं। गांव सरदार, जानवर भी इंसानों की तरह मोहब्बत करते हैं और दुख सहते हैं। कुछ अरसे से यहाँ पे जहरीली घास हो गई है, उससे कुछ शूद्र बच्चों को नुकसान हुआ। चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं मैं इस जमीन की। दिखाओ मुझे वो घास जिसने हमारी पनाह में आए हुए जानवरों और इंसानों को दुख दिया है। दिखाओ मुझे। तुम क्यों कांप रहे हो? किस बात ने लर्जा तारी कर दिया है तुम पे? बताओ बताओ, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? कहां गए शूद्र बच्चे? कहां गए शूद्र बच्चे? सरदार, रामायण और उसके साथियों ने शूद्र बच्चों को बेदर्दी से मार दिया। बस, अब कष्ट है मुझे। सरदार, हम सब तवील और दुश्वार सफर के साथी हैं। वक्त की सख्तियों के हाके में सबने एक दूसरे का दिल बांधा है। इस तरह कुछ शूद्र बच्चों की खातिर कत्ल और गारत का दर्द खुल जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, दरगुजर से काम ले। मुझे जिंदगी और मौत दोनों ने मिलकर मारा है। खुदा के लिए ऐसी कोई कसम न खाओ सरदार, ऐसी कोई कसम न खाओ। ये वो इज्जत है जो मैंने तुम्हें दी, इसे इस तरह न लौटाओ। इसका तकद्दुस हमारे खून में रची बसी रिवायत है, और इस मौके पर खून बहाने से नाराफ अपने खून से नाराफ है। लिहाजा कसम है मुझे अपने इस मांग वाले सर की, जिस पर मैं सरदारी की पगड़ी बांधता हूं,
कि जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। मैं आपके सामने की पकड़ी बांधता हूं कि जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। क्या हुआ बाबा? सरदार चाका खान के आदमियों का हमला अचानक था। वो सब माल मवेशी हान कर ले गए। मगर ये सब हुआ कैसे? सरदार, इसकी इब्तिदा आपके बेटे और उनके साथियों ने की। ठीक है, तुम लोग जाओ। ये सब कुछ इसलिए हुआ बाबा कि सेवी मेले में घोड़ दौड़ के मौके पर मेरे साथ नाइंसाफी की गई, और मेले में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेला एक पुरानी रिवायत है बाबा, और चारों तरफ से आए हुए कबाइल का मुश्तरका इज्तिमा। अगर ऐसा हुआ भी तो एक बेवा के माल मवेशियों के कत्ले आम का जवाज तो नहीं बनता। और फिर तुम जानते हो कि गौहर चाकर की बाहोट है, उसकी पनाह में है, और बाहोट की रिवायत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। सरदार चाकर और उसकी उम्रा अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं बाबा। मेरा यह रद्द अमल उनकी बालादस्ती की गलत कोशिश के खिलाफ था। ताकत अंधे अमल का नाम नहीं। एक तो तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, और दूसरे तुम अपने बाप के नजरियात को समझने में नाकाम रहे हो। अव्वल तो तुम्हें गौहर के बारे में सोचने का कोई हक नहीं, और अगर तुम अपनी नासमझी की वजह से किसी ओछे नतीजे पर पहुंचे हो तो मेरी जिंदगी में मेरे जाती मामलात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। बाबा, ये सब उनकी बालादस्ती कायम करने की कोशिश का नतीजा है। चाकर खान ने जो किया या करेगा, तुम्हारी इस हरकत के बाद उसे इसका हक बनता था। मैं उसकी जगह होता तो इससे भी ज्यादा कर गुजरता। अब तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं उसके पास जाऊं। इंसानों से अपनी पहचान कराना तुम्हारा हक है, लेकिन खुद उनकी पहचान ना करना या उनके हक में मुदाखलत करना यह जहालत है। हमारे वालिद के बारे में सुना था कि वो नाल मक्खी की पर की तरह बारीक बनाते थे और उनकी चमक शीशे की तरह होती थी। मैंने भी तो अपने वालिद से सीखा है, और फिर जब भी तुम्हारे घोड़े की नाल बनाए तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं हुई? इसीलिए तो मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ आता हूं। बस जरा बालाज की तलवार का काम खत्म कर लूं, उसके बाद बस। नहीं, पहले मेरा काम कर दो, मुझे बहुत जल्दी है। क्यों बालाज? हाँ, इनका काम कर दो। इनका हर काम जल्दी में होता है। अच्छा, मेरी बात बुरी लगी क्या? मुझे लगता है तुम कोई बहुत बड़ी बात दिल में छुपाए बैठे हो। कह दो, बोझ हल्का हो जाएगा। मुझे ये सुन के इंतहाई दुख हुआ है कि तुमने भरे दीवान में चाकर को गोराम की मदद की बजाय उसे झुकाने और मुरीद इल्जाम ठहराने का मशवरा दिया, जिसकी उम्मीद तुम जैसे ज़हीन और बहादुर अमीर से नहीं की जा सकती थी। मैंने जो भी मशवरा दिया था मेरे ख्याल में दुरुस्त था, और फिर मीर कोहराम और आप लोग भी तो कुव्वत को रवायात पे तरजीह देते आ रहे हो। एक बात याद रखो, कुव्वत मशरूत नहीं होती। चारो होती है। चाकर एक कुव्वत का नाम है जिसे मुख्तलिफ कबाइल के इत्तेहाद ने सरदारी का एजाज बख्शा है। बालाज,
अपनी हद में रहकर बात करो। ना ना, सच्चाई को तहम्मुल से सुनना और बर्दाश्त करना यह भी बहादुरी है। हौसले से सुनो। चाकर और गौराम तराजू के उन दो पल्लों की तरह हैं जिनमें बराबर के औजार नहीं। देखने वालों के लिए भारी पलड़े का तयन इसलिए मुश्किल है कि किसी एक का झुकाव मुस्तकिल नहीं। आज तुम मीरहान, हद्दे, बिज्जा, हेप्तान, ब्यूरख, उमर नौहानी और शहमुरी चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो कोहराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है। जाड़ो जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। क्या समझे? ए दो जी वाला। मेरी तलवार शाम तक बना देना, मैं किसी को भिजवा दूंगा। क्या बात है? हमारा ऊंट तुम्हारे गले में आ गया है। खबरदार, ऊंट को गले से निकालने की कोशिश न करना। अब इतनी ज्यादती भी ना करो, ये चरवाहों का दस्तूर नहीं है। ये मीर हेप्तान का गला है। उसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मेरे गले में जो भी ऊंट आ जाए उसे वापस नहीं करना। अगर ये मीर हेप्तान का गला है तो ये ऊंट सरदार चाकर खान का है। किसी का भी हो, मुझे मीर हेप्तान का हुक्म है। किस बात पर झगड़ रहे हो? इसका ऊंट हमारे गले वापस मांग रहा है। ये ऊंट सरदार चाकर खान का है। तुम उनको बता देना कि ऊंट हैबतान के गले में दाखिल हो गया है और हैबतान ने सरदार चाकर खान के दीवान में कौल दिया था कि भागा हुआ कोई भी ऊंट जो मेरे गले में शामिल होगा उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी। वो ऊंट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। यह दुरुस्त है कि मीर हेप्तान हमारा बाजू है, लेकिन यह कबायली रिवायत का मसला है जिसकी खबर दूर दूर तक फैल सकती है। कबायली रिवायत से बढ़कर अब यह इमारात के नाम का मामला है। दरगुजर से आम लोग कमजोरी का मतलब भी निकाल सकते हैं। हसन मौलाना, कौन नहीं जानता कि मीर हेप्तान चाकर खान के उमरा में शामिल है, और कौन है जो नावाकिफ हो मीर हेप्तान के कौल से। वो हमारा बागी नहीं, इस बात को भी हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। ठीक है कि हमने एक ऊंट हारा है, लेकिन मीर हेप्तान ने अपना कौल जीत लिया है। बेरख, मेरे नजदीक फिल वक्त इस वाक़े की इससे ज्यादा अहमियत नहीं। जाड़ों को कमजोर मत समझो मुराद। ताकत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करना ये मेरी मंतक के खिलाफ है। जो शख्स गुर से मर सकता है उसे जहर देने से क्या फायदा? मैं समझा नहीं। मुराद, मजबूत चट्टान को गिराने के लिए पहले उसकी बुनियाद को खोखला किया जाता है। मुझे जाड़ों के घर का भेद ही चाहिए। तुम इत्मीनान रखो, जाड़ों की मुलाजिम कर्रू का काम फंसा हुआ है जिसके लिए वो मजबूर है, और अगर फिर उसे लालच दिया जाए तो हमारे कहने के मुताबिक ही काम करेगा। मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। बहरहाल सरदार, मैं आपकी ये इज्जत अफजाई फरामोश नहीं कर सकता।
इतने बड़े वाक़े का तख्लिये में तस्फिया हो जाना खुशकिस्मती है। गौराम, मैंने सरदार शेख की सौंपी हुई जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा अपने कंधों पर महसूस किया है। हालात अगर साजगार रहे तो कौम में टूट फूट के अमल को रोकने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और यही महवर है मेरी सोच का। रिवायत, हमारी रिवायत ही हमारा कानून है सरदार। जब तक हम इसके साए तले परवान चढ़ते रहेंगे, हमारी कौम रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ती रहेगी। शायद तवील वक्त गुजरने के बाद ऐसा हो सकता हो कि छोटे छोटे वाकयात भी तारीख बन जाते हैं, मगर हाल से तो सब वाकिफ हैं। सरदार, मैं आपकी इजाजत से गौहर के पास भी जाऊंगा। वो एक बेवा औरत है और उसके नुकसान की तलाफी होना जरूरी है। बेखौफ जिंदगी गुजारना उसका हक है, हालांकि उमूमन खौफ वहमों की वजह से होते हैं। ये इम्कानात की दुनिया है गौराम। पर्दा गैब में तो बहुत कुछ पिन्हा है, इसीलिए जिंदगी में खौफ फूटता रहता है। इंसान जिस मकाम पर खड़ा हो और अपने मर्तबे को पहचानता हो, यही उसके लिए गनीमत है। ले ऐसी कोई बात नहीं है गौहर। रामायण की वजह से तुम्हें जो दुख पहुंचा है। बैठिए सरदार। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं, इतनी जल्दी में कि तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता। मगर एक बात याद रखना गौहर, हम औरत की बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारे खौफ तुम्हारे अपने वहमों का नतीजा है। तुम्हारे नुकसान की तलाफी कर दी जाएगी। खुदा हाफिज। एहसानों के बोझ ने मुझे चुका तो दिया है, लेकिन मैं ये बोझ जरूर उतारूंगी। आप सरदार गौराम की बात कर रही हैं या सरदार चाकर की? दोनों की। तुम दुआ करना किसी की जिंदगी को। जी। अब शेख मुरीद और रानी उम्र के उस मुकाम तक आ पहुंचे हैं जहां पर वालिदैन को उनके बारे में देखे हुए ख्वाबों की ताबीर में कुछ जल्दी हो जाती है। मैंने इस बारे में कभी आपसे मुख्तलिफ तो नहीं सोचा। अल्लाह हमारी सोचों और अमल को नेकी से वाबस्ता रखे। हमने दुनिया इन्हीं दो बच्चों के रूप में कमाई है और ज़ैदों के इस खानदान की बका इन्हीं से वाबस्ता है। इस दुनिया में रहते हुए दुनियादारी की सोचों से आजाद रहना मुश्किल है। मैं खुद इस कर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। दोनों एक ही दस्तरखान पर बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और फिर मेरी और तुम्हारी सोच भी एक है। क्यों न दोनों की मंगनी कर दी जाए? ठीक है, मुझे इससे क्या इख्तिलाफ हो सकता है? रामेन आपका बग ले गया सरदार। घुड़सवारों का एक दस्ता आंधी की तरह आया और ऊंटों को घेर कर ले गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह वाकया कैसे हुआ और
क्यों करूंगा? अब इस कदर खुली दुश्मनी के बाद बात वाज़ेह हो गई है कि गौराम को अपने बेटे पर कोई इख्तियार नहीं रहा। अभी हमें अपने इस्तेकाम के लिए बहुत कुछ करना है सरदार। कम से कम गौराम की खामोशी इस साजिश में जरूर शामिल है। जो तुम कह रहे हो वो मैं भी समझता हूं, लेकिन याद रखो मरनवानी, गौराम सब कुछ हो सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं। सरदार, मीर एब्तान और मीर बीगर ने हमारे ऊंट रामेन से वापस छीन लिए और मीर एब्तान ने गले में शामिल आपका वो ऊंट भी वापस कर दिया जो उन्होंने अपना कौल निभाने के लिए अपने पास रखा था। मैं मीर हेब्तान और ब्योरख की बहादुरी से खुश हूं। सनी और शौरा का इलाका मीर हेब्तान को इनाम में दिया जाता है। मैं तुम्हारे रवैये से मुस्तरब हूं रामायण। अगर तुम ये चाहते हो कि रिंद और लाशार एक दूसरे के सामने आ खड़े हों तो ये बड़े दुख की बात है। बराबरी की सतह पर जिंदगी गुजारने के लिए बंदे को अक्लमंद होना चाहिए। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है बाबा। हेब्तान और ब्यूरख के हाथों हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और अब फैसला कबायली रिवाज के मुताबिक होना चाहिए ना। तो दूसरों के ऊंट जब हाँक कर लाओगे तो तुम्हें नताइज के लिए भी आगाह रहना चाहिए। सरदार, ऊंट लाने का मसला तो हमारे और चाकर खान के दरमियान था। ऊंट तो वापस भी किए जा सकते थे। इस पर कबायली जुर्माना भी हो सकता था। हेब्तान और ब्योरख को कच्ची में बैठकर फरीक बनने का कोई हक नहीं था, जबकि रामायण और उसके साथियों से कोई कत्ल नहीं हुआ, बल्कि हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके। बगैर ऐलान जंग के ऐसी सूरत हाल पैदा कर देने के जिम्मेदार हेब्तान और ब्योरख हैं। बदकिस्मती से हम ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि बदला लिए बगैर तमाम कबीला मुंतशिर हो जाएगा और रिवाज के पैरवी के बगैर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अब और क्या किया जा सकता है? सरदार, अब हम खुली दुश्मनी की जद में आ चुके हैं। या अब रिवायती मसालियत ही से सद की जा सकती है, वरना यह शिद्दत से भड़क उठेगी। वापसी का दरवाजा दोनों के लिए बंद हो चुका है। हाँ, तो ठीक है। अब कुछ भी हो, बहरहाल चाकर को फैसले के लिए मेरे पास आना हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैदान, हाल दो। अल्लाह की अमान, हालात कुछ ठीक नहीं लगते। खैर तो है। मीर गौराम खान के काफी आदमी मारे जा चुके हैं और कुछ नुकसान सरदार चाकर खान का भी हुआ है। तस्फिये की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लगता है कोई बड़ी तबाही आने वाली है। बाबा, लोग पड़ाव खाली कर रहे हैं, तुम सुनाओ। अल्लाह खैर करे। सुना है जब किसी इलाके पे कहर खुदाबंदी नाजिल होता है तो परिंदे भी घोंसले छोड़ देते। बाबा पान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। गौहर, ये तमाम वाकयात तुम्हारे सामने हैं। मैं खैर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। ग्वाराम भी तुम्हारे पास आ चुका है, इसलिए उसे तुम्हारा लिहाज बाहर सूरत करना है। फिर तुम औरत हो, तुम्हें वो रवाज के मुताबिक खालियात नहीं लौटाएगा। बाबा, ये दो सरदारों का मामला है और आप तो मेरी हैसियत से वाकिफ हैं। मैं जानता हूं हमें यह सब कुछ नेकी समझकर करना है, अमन के लिए, खुदा के बंदों की बेहतरी के लिए। हाँ,
ग्वाराम ये कह रहा था कि चाकर खान को उसके पास आना चाहिए। सरदार चाकर इन हालात में ये सब कुछ नहीं करेगा। बाबा, अगर कुछ तो खून मेरे जाने से रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। अगर कोई अताब सरदार चाकर की तरफ से हुआ तो मैं उसे सह लूंगी। तो फिर बेटी जल्दी करो, इससे पहले कि शर की ताकतें तमाम दरवाजे बंद कर दें, हमें खैर की इब्तिदा करनी चाहिए। वाकयात आपके सामने हैं, बात तफसीलात की नहीं, बात हमारे आदमियों के खून बहा की है, जिससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और इतनी बड़ी हकीकत के सामने तफसीलात बेमानी होकर रह जाती। सरदार, मैं सिर्फ खैर के जज्बे से आई हूं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई भी रंजिश हो, मैं उसे भी दूर करने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है। मेरा जो तुमसे शादी के बारे में सवाल था वो सिर्फ तुम्हारी तन्हाई और बेवगी के हवाले से था। तुम एक औरत हो और मैं तुम्हारी पहले भी इज्जत करता था, अब भी। मुझे तुम्हारे एहसासात का लिहाज न होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया था कि रामायण की गलती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उसमें शामिल करो। मैंने अपने सवाल के हक का इजहार किया था और तुम्हें जवाब के लिए आजाद समझा था। सरदार, हम आपके पास सिर्फ खैर की उम्मीद लेकर आए। जो हुआ वो हम सबको तबाह करने वाला अमल है। सरदार, जब जंग की वजह से लोगों का जुनून बढ़ रहा हो तो उन्हें सलामती की तरफ लाना हर एक का फर्ज है। तुम दोनों के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि चाकर खान सिर्फ तस्फिये के लिए मुझसे मिल ले। बाबा, आपके यहां अगर चाकर खान फैसले के लिए आना चाहे तो मैं बातचीत करने पर तैयार हूं। बाबा कहाँ है? बाबा तो किसी काम से सेवी गए हैं। सेवी से तो मैं आ रहा हूँ, मैंने रास्ते में नहीं देखा। आप खड़े क्यों हैं? आए बैठे। बाबा अगर यहाँ होते तो जरूर बैठता, लेकिन अब नहीं। क्यों? तुम इस वक्त यहाँ अकेली हो, मेरा बैठना मुनासिब नहीं, और यही हमारी रिवायत है। लेकिन ये भी तो हमारी रिवायत है कि घर आए मेहमान कुछ खाए पिए बगैर वापस जाए। मैं बाबा के लिए सरदार चाकर का पैगाम लाया हूँ। तुम उसे बता देना कि सरदार चाकर खैर के लिए आपके यहाँ मीर ग्वाराम से मिलने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शायद बहुत जल्द तुम्हारे बाबा से कुछ मांगने के लिए दोबारा आ जाऊं। बेवरख की शायरी हमेशा हमारी खुशियों में फूल चुनती रही है और कभी हमारे दुश्मनों के सामने हमारे हौसलों को बुलंद करती रही है।
से भी आकर शहमुरीद की शायरी के आहंग से हमारे कान आशना हुए हैं। क्या ये अच्छा हो आज शहमुरीद का कलाम सुना जाए। मारा पारे दस्ते गिरा के मारो दस्ता मुका मानी मानी राधी गिरो मत कानाई मेरा जमी गुस्सा मेरी दिल गुजा हानी सारा इतने खूबसूरत हाथ सिर्फ हानि के ही हो सकते हैं। मेरे अशार के तमाम पैकर इन्हीं खूबसूरत हाथों के तराशे हुए। मुरीद, तुम्हारे अल्फाज सच्चे मोतियों की तरह शफाफ और धनी की तरह रंगीन होते हैं। कहाँ से लाते हो ये हुस्न? मैं तो कुछ भी नहीं करता हनी, बस जैसा देखता हूँ, जैसा महसूस करता हूँ बयान कर देता। तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका पर्दा। अच्छा हमें खोला खाना नंगर किया जगह पानी। मुअज़्ज़िज़ सरदार साहिबान, मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप सब ने इस पीर के डेरे पर मिल बैठने का शरफ बख्शा है। फैसला करने वाले आप हैं, मैं सिर्फ खैर के लिए दुआ गो। मैंने अपनी दस्तारबंदी के वक्त अहद किया था कि मैं इस कौम के इत्तफाक और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और आज मेरी यहां मौजूदगी भी इस बात की दलील है कि मैंने इतने बड़े वाक़े को कोई मसला नहीं बनाया। और मैं समझता हूं कि मीर गौराम की भी यही सोच होगी। अब काबिल कबूल शराइत का इजहार कर दिया जाए ताकि इस मामले को आसानी से निपटाया जा सके। आज मेरा यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि मेरे ख्यालात मीर चाकर से मुख्तलिफ नहीं है। रिवायात को सब जानते हैं, इनसे इनहराफ भी नहीं किया जा सकता। मैं चाहता तो मीर चाकर के साथ मिलकर कोई फैसला कर सकता था। तो अब रिवाज के मुताबिक पहली शर्त यह है कि हिप्तान और ब्यूरिक को हमारे हवाले किया जाए क़सास के तौर पर। दूसरी सूरत में उमर नवानी की घोड़ी क़सास के तौर पर हमारे हवाले की जाए ताकि गलती के एतराफ के तौर पर निशानी हमारे पास रहे।
इसके अलावा कोई और सूरत? तीसरी सूरत न मैं चाहूंगा न आप। ठीक है, अब हमें 2 दिन की मोहलत दी जाए ताकि इन दोनों में से एक शर्त पूरी कर दी जाए। मीर बालाच, एक घोड़ी, सिर्फ एक घोड़ी। क्या तुम समझते हो कि वो एक घोड़ी हमारे बेशुमार आदमियों का खून बहा हो सकती है? बज़ाहिर नहीं। तो क्या तुम समझते हो कि इस तरह हमने मीर चाकर खान को इंतखाब के एक मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा किया है? रामायण, सरदार चाकर खान बेवरग और हेप्तान को हमें खून बहा में नहीं देगा, लेकिन सरदार होने के नाते वो मीर उमर नौहानी की घोड़ी शायद ले आए। यही तो मैं भी कह रहा हूं। तुम उमर नौहानी का कौल भूल रहे हो जो उसने चाकर के भरे दीवान में दिया था? रामायण, उमर नौहानी घर पे मौजूद नहीं और 4 दिनों तक उसकी आमद मुमकिन नहीं, जबकि सरदार चाकर खान ने घोड़ी हमें 2 दिन के अंदर अंदर ला कर देनी है। अब देखते हैं किसकी घोड़ी आगे निकलती है। 3 शर्तें रखी है मीर गौराम ने। पहली ये कि मैं बेवरख और मीर हेप्तान को उसके हवाले कर दूं। दूसरी ये कि मैं मीर नौहानी की घोड़ी उसे दे दूं या फिर जंग। अब खैर के लिए मैंने अपनी दानिस्त में यही मुनासिब समझा है कि मैं उसे मीर नौहानी की घोड़ी दे दूं। तुम मीर नौहानी की बीवी होने के नाते घोड़ी के बारे में उसके कौल को अच्छी तरह से जानती हो। अब सोच लो, क्या तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकोगी? मीर बेवरख और हेप्तान के खैर के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन आप। मेरी बात रहने दो। खैर के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। खैर के लिए जान देने में मुझे भी कोई घबराहट नहीं। आप घोड़ी ले जाएं। थोड़ा में थे बे। बहरहाल सबब कुछ भी हो, लेकिन मीर चाकर के खिलाफ हमारी ये चाल नाकाम हो गई। रामायण, हमारी ये चाल नाकाम नहीं हुई, बल्कि असल बाजी अब शुरू हुई। वो कैसे? वो यूं कि उमर नौहानी घर लौटने पर जब अपनी घोड़ी को मौजूद नहीं पाएगा और सूरत हाल का इल्म हो जाने पर वो अपना कौल निभाने के लिए न सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल कर देगा, बल्कि बगैर इजाजत घोड़ी ले जाने पर कौल के मुताबिक वो सरदार चाकर को मौत के घाट उतार देगा। जहां तक बीवी का ताल्लुक है तो उमर नौहानी उसे कत्ल कर सकता है, लेकिन क्या वो सरदार चाकर से टक्कर लेने की जुर्रत कर सकेगा? रामायण, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर वो नाकाम भी हो तो उमर नौहानी और सरदार चाकर में दोस्ती खत्म और दुश्मनी जन्म लेगी। हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। मेरी घोड़ी कहाँ है? मैं पूछता हूं, मेरी घोड़ी कहाँ है? वो मैंने दे दी। किसको? बेवरख और हेप्तान की खैर के लिए। अब तुम अपना कॉल पूरा करो। जो भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरी घोड़ी ले गया, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। घर से घोड़ी ले जाने पर न सिर्फ मैं उस शख्स को
बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दूंगा। ये मेरा कौल है। खुदा की कसम, अगर तुम बेवर खौरा वतन के खैर के लिए गोली न देती तो मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर देता। लेकिन ये तो पूछो कि गोली कौन ले गया है? अब मुझे ले जाने वाले के नाम से कोई गरज नहीं, चाहे वो जो भी हो। मुराद, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अपने मंसूबे पर अमल करने का इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं। वो कैसे? तुम्हें पता है कि उमर नौहानी कौल हार चुका है, और इस खैर की खुशी में जाड़ों ने कल अपने घर पे एक दावत का एहतमाम किया है। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें अब ये करना है कि जी वाजी, तुम मेरी बात समझ गए हो ना? जी वाजी। बस तो फिर जैसे ही मीर बालाश के तुम्हें इशारा मिले, तुम जाड़ो के बेटे को। हैरानी की बात है, तुमने जिद करके घोड़ा खरीदा है और मुझे तो इस घोड़े के नस्ल के बारे में। नस्ल की नहीं, असल की बात किया करो। मेरे ख्याल में तो नस्ल और असल दोनों का मतलब एक ही होता है। मीर, वो आपके घोड़े ने, वो आपके नए घोड़े ने। बात मुकम्मल करो। मीर घोड़ा बिदक गया था, जख्मी कर दिया इसे। अपनी पसंद के इतनी कीमती घोड़े को इस बेदर्दी से मारना? इसने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। खुदा की कसम, मेरे बेटे के जिस्म पे आने वाले एक एक खराश के बदले में मैं ऐसे हजारों घोड़ों को हला कर सकता। शामुरीन, तुम जानती हो कि मैं कहां, किस काम से और क्यों जा रहा हूं। इस तरह जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं देते, बदशगुनी होती है। मुझे मालूम है कि तुम तीरंदाजी के मुकाबले में जा रहे हो। फिर मुझे यह भी मालूम है कि जीत हमेशा तुम्हारा मुकद्दर होती है, इसलिए कि जीतना मेरी आदत है। और जीत से पहले मैंने तुम्हें। अब तो कामयाब लौटना और भी जरूरी है, इसलिए कि तुम्हारी तरफ से हार है तो मेरी तरफ से जीत होगी। नान वाटो जुआया तेर कदो हाउ हदा हाउ जा भी जा जानो वशी ना ने उमरखान तो दराना खुरते के करोची गुजा मुश्ते के तो मा भी उमरखान लोगा शो आबादी छोड़ ठीक ठाक और भी था बाद दे आबादी। मुझे अंदेशा था कि उमर नौहानी अपनी स्याह घोड़ी के देने पर अपनी बीवी का कत्ल कर देगा, मगर उसने ऐसा न करके आला जरफी का मुजाहरा किया। और मीर उमर की बीवी ने हमारी जिंदगियां बचाने के लिए घोड़ी देकर हम पर एहसान किया है। हो। मीर उमर ने अपनी बीवी की जान बख्शी करके इस एहसान का बोझ हम पर बढ़ा दिया है। बेशक बेशक। शायद हम उसके इस एहसान का बदला कभी न उतार सके। रास्त पूछे। रिवायत के मुताबिक बलोचों का कौल पूरा करना भी अब मसलहतों का शिकार होता जा रहा है।
ब्याह में बच ब्याह तथा को चरण जाम गुनती जिंदगी पगड़ी भी बलोच की इज्जत होती है और दाढ़ी भी। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। लाल मेरी गोद में ममता पर अपनी बीवी का कत्ल कर देगा। रामायण की हिमाकत से उठने वाला फितना टल गया। यही एक मुस्बत पहलू था जो इस फैसले से पूरा हो गया। सरदार, इस फैसले के और भी मुस्बत पहलू हैं जो सामने आते रहेंगे, लेकिन उमर नौहानी का कौल हारने से उसकी जिंदगी आसान नहीं रहेगी। उसने जो किया खैर के लिए किया। मेरे दिल में उमर नौहानी की इज्जत बढ़ गई है। हमें दुश्मन के लिए फौलाद और अपनों के लिए रेशम बनकर रहना है। यह कबायली माशरा है। जिस अंदाज में मैं, आप और ये और कुछ लोग जो उमर नौहानी के इस फेल को मान रहे हैं, वो सबके लिए इतना आसान नहीं। जबकि जारों ने इन दिनों अपना कौल लर्जा देने वाले अंदाज में पूरा किया है। मैं समझता हूं, लेकिन यह उमर नौहानी का अपना फेल है। इसे रुसवाई समझो या कुर्बानी, बर्दाश्त तो उसी को करना है। इससे दूसरों की ताकत को तोड़ा और अपनी ताकत को बढ़ाया जा सकता है। अपनी ताकत को बढ़ाना कोई जुर्म नहीं, एक तारीखी अमल है। कम से कम इन दिनों उमर नौहानी को दूसरों से अलग किया जा सकता है, और 10,000 अफराद का अलग होना कोई मामूली बात नहीं। इतना बड़ा मसला तुम्हारे तदब्बुर, बसीरत और अक्लमंदी से हल हुआ, वरना हमारी सारी कौम तबाही के दहाने तक आ पहुंची थी। यह सब कुछ तो हो गया बालाज, मगर मेरे बदकौल होने का ताना मेरी आइंदा नस्लों के लिए भी मुकद्दर बन गया। नहीं, सब समझते हैं कि ये जो कुछ हुआ ये खैर के लिए हुआ। एक कबायली रिवायत परस्त माशरे में ये सब समझने वाले कितने लोग होंगे? बस मैं सिर्फ अपनी जात की हद तक मुतमईन हूं। हां, जाड़ों का कौल पूरा कर देने से ये आग कुछ ज्यादा ही भड़क उठी। जाड़ों ने वाकई एक मुश्किल तरीन कौल को निभाया है। हालांकि हर सुनने वाला दुख से सख्ती में आ गया। इतने बड़े इम्तिहान से आफरीन है जाड़ों ही गुजर सकता था। अब क्या किया जाए? कमान से निकला हुआ तीर वापस तो नहीं आता। वैसे भी जाड़ों बलोची आदात और खसाइल का मोतबर अलामत है। काश वो ये कौल ही न देता। जाड़ों जहां खुद अजियत की जिंदगी गुजर रहा है, वहां उसने हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी को और मुश्किल बना दिया है। बालाच, इस वाकये के बाद मैं तो पूरी तवानाई से बात करते हुए भी घबराता हूं। तुम मेरे दोस्त उमर नौहानी, जाड़ों की तरह संजीदा हो जाना तुम्हारा पूरी कौम के लिए मुसीबत बन सकता है। तुम फिर एक ताकतवर कबीले के सरबराह हो, निस्बतन कहीं भी बेहतर जिंदगी का आगाज कर सकते हो। खैर के लिए तुम जो कुछ भी कर चुके हो, वहां से वापसी का तस्वुर भी एक और बदअहदी का बायस होगा। गुजरे हुए वक्त को कौन वापस ला सकता है बालाच? जो हुआ वो ठीक ही था। मैंने तो तुमसे यूं ही पुरानी दोस्ती के हवाले से अपने कर्ब का इजहार कर दिया। मैंने भी तुम्हें दोस्ती ही की बुनियाद पे नए आगाज का मशवरा दिया। इस हुजूम में और सुने सुनाए तानों की जद में तुम मुश्किल हालात से दो चार होगी,
तो तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम अपने कबीले के सरबराह की हैसियत से अपने फैसलों में आजाद हो। मेरा मशवरा है कि तुम नली के इलाके में जाकर आबाद हो जाओ, जहां तुम और तुम्हारा कबीला बगैर किसी ताने के खौफ से आजाद जिंदगी गुजार सकोगे। यहां किस किस के सामने सच्चाई की वजाहत करते रहोगे? ये तो तुम ठीक कहते हो बालाज, मुझे ऐसा ही करना होगा। कौल को इस हद तक निभाने का तस्वर भी किया जा सकता है। मैं अब भी कहता हूं कि 3-4 साल की बच्चे पर तुम्हारे कौल का इतलाक ही नहीं होता था। कॉल मैंने किया था, मुझसे बेहतर फैसला और कोई नहीं कर सकता था। उमर लुहानी के अपनी कौल के साथ मसलहत नहीं, यह उसकी नेकी है। उमर लुहानी ने अपनी कौल हार कर हजारों इंसानों की जिंदगी जीती है। मैं एक सीधा और साफ आदमी हूं, जो बात कहता हूं वही करता हूं, चाहे उसकी कीमत जिंदगी हो या मौत। मेरे मुंह से जो बात निकलती है उसके नशे का नाम मेरे लिए जिंदगी है। मैं बहानों और तावीलों के सहारे जिंदा नहीं रह सकता। मर्द जुबान से बात निकाल कर मर जाता है। जाड़ो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। अब अगर तुम लोहे के इंसान भी हो तो इस हादसे में अपने आप को संभाले रखो, वरना यह जंग तुम्हें चाट लेगा। दुनिया में इस घड़ी शायद तुम ही अकेले इंसान हो। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं सह लूंगा। कौल पूरा न करने की रुसवाई भी तो सहनी पड़ती। मसला किसी का नहीं, मेरी अपनी कुव्वत नफ्स का है, मेरे अपने जिगर के कटने का है। वो भी एक दुख था, ये भी एक दुख है। अतः जिंदगी की एक दुख है, चाहे तुम उसे किसी भी तरह गुजार लो। लोरी 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 मेरे लाल को, प्यारे लाल को। लोरी 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 मेरे लाल को, सोने लाल को। अल्लाहू 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 अल्लाहू। बेटा, बेटा। जी मां। मां, तुम्हें इस तरह देखकर मैं गमगीन हो जाता हूं। तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। शाहू बेटा, खुदा तुम्हें हर दुख से अपनी अमान में रखे। अब मेरा है ही कौन तुम्हारे सिवा इस दुनिया में? तुम्हारी ये सूरत देखकर ही तो जिंदा हूं। दूध पी लिया तुमने? नहीं मां। बेटा, मैं चाहती हूं मेरा बेटा जवान होकर मजबूत और ताकतवर इंसान बने। तुम इस तरह खाने पीने में लापरवाही करोगे तो ये सब कैसे होगा? मां, तुम जब मेरे सामने नहीं होती तो मुझसे कुछ नहीं खाया जाता। शाहू बेटा, जब तुम 6 महीने के थे ना, तब मैंने तुम्हें अपनी गोद की गर्मी में पाला था। तुम जब भी मेरे सामने आते हो तो मैं ये भूल जाती हूँ कि तुम्हें मेरी जेठानी ने जन्म दिया था। खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। अपने चचा का बेहद ख्याल रखना।
क्योंकि उसका भी कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। उसका कहना मानते रहना। वो भी दुखी है मेरी तरह। खुशबख्ती समझते हैं कि किस्मत ने हमें हमसायगी के रिश्ते में पैवस्त कर दिया है। इसी मसरत के इजहार के लिए हम तुम्हारे पास आए हैं। वक्त की गर्द इंसान को तिनके की तरह लिए फिरती है। यह सब मुकद्दर और आबदानी की बात है। मेरे घर तक आपका आना मेरे लिए बायस मुसर्रत है। बाहर मिल बैठने से अक्सर हमें उन बातों का पता चलता है जो आम तौर पर एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। इंशाअल्लाह तुम हमें चाकर से बेहतर दोस्त पाओगे। मैंने जो कुछ भी किया बलोच कौम की फलाह के लिए सोच समझ कर किया। इंसानों से ताल्लुक को अपनी कौल पर तरजीह दी, लेकिन शायद कुछ ना समझ लोगों की तानाज़नी को मैं ज्यादा अरसे तक सहार नहीं सकता था। मैं आजादी और बेखौफी से जिंदा रहना चाहता हूं और मुझे दूसरों से भी ऐसे ही अमल की उम्मीद है। मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। उमर नोहानी, दोस्ती एक रिश्ता है, मजबूरी नहीं। ऐसी सूरत में आप मुझे अपना दोस्त पाएंगे। बलोचों से मोहब्बत की अलामत के तौर पर तुम्हारी जो घोड़ी हम तक पहुंची है, आज हम इस नई दोस्ती के अहद के मौके पर वही घोड़ी उसी प्यार से तुम्हें लौटाना चाहते हैं। देखो बाबा, ये है विश्वनाथ। हाथ मत लगाना, जख्मी हो जाओगे। ये तो लकड़ी की है। आपकी तो आज किसकी है? फौलाद की। ये तो बहुत भारी है, और जब किसी की लग जाए वो मर जाता है। फौरन वो मार के दिखाओ ना। अच्छा, नहीं बाबा, अभी मार के दिखाओ। दिखाऊंगा किसी दिन। वादा? हाँ, अच्छा वादा बाबा, वादा। नहीं बाबा, वादा करना। अच्छा बाबा, वादा। अब ठीक है। वाह चाड़ो वाह, क्या वादा पूरा किया है। चाड़ो जन्म के हाथ में लकड़ी की तलवार अच्छी नहीं लगी। नहीं, अच्छी है। ये तलवार कम से कम इस पे अपने ही खून के धब्बे तो नहीं। हल्की चीजों से दिल हल्का कर रहे हो। भारी चीजों का बोझ सहा नहीं जाता। तलवार इतनी भारी तो नहीं। खून के धब्बे भारी है, बहुत भारी, बहुत भारी। रोटी लाऊं? नहीं, जी नहीं चाह रहा, तुम खा लो। जी तो मेरा भी नहीं चाह रहा, भूख मुझे भी नहीं है। दस्तरखान पे एक जगह खाली है ना, भूख वहीं अटक गई है। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। तुम तकदीर से लड़ सकते हो, मैं तो तुम्हें भी कुछ नहीं कह सकती, कुछ भी नहीं। तो फिर मत लड़ो तकदीर से। हमारी रवायात ही हमारी तकदीर है, इनसे इनहराफ न तुम कर सकती हो और न मैं। और आज सुनो,
इन आंसुओं को हमेशा के लिए हौसले का कफन पहनाकर दफन कर दो, फिर न देखो इन्हें तुम्हारी आंखों में। चाकर की कुव्वत कबाइल की ताईद से है। अगर इस ताईद में कमी आती रहे तो यकीनन उसकी कुव्वत में कमी आएगी, और यही वो काम है जो हम अपने कबाइल की ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते। ये तो ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? ये काम सिर्फ अक्ल से हो सकता है। लोगों की बेखबरी और रिवायत परस्ती से फायदा उठाओ, हालात का ठंडे दिल से मुशाहिदा करो, तुम देखोगे कि काम आसान होता चला जाएगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मैं समझा दूंगा। इस तरह उदास और खोए खोए रहने से जिंदगी का सफर आसान तो नहीं हो जाएगा। इन हालात में मेरे पास सोचने के सिवा और कोई आसान रास्ता भी तो नहीं। काश मैं इतनी बेसहारा न होती। माँ बाप के न होने की वजह से इस कम उम्री में उनके तजर्बे को दोहराया भी तो नहीं जा सकता। बहरहाल फैसला तो तुम्हें खुद ही करना है। तुम्हारे सामने कबील जत, हसन लाशारी दोनों के रिश्ते मौजूद हैं। मैं तो कहती हूँ इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब तुम्हें कर लेना चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ इंतखाब तो बहरहाल मुझे ही करना है, लेकिन मैं समझती हूँ अभी इसका वक्त दूर है। खुदा जाने तकदीर में और कितने भुगतान बाकी है। मेरा दिल चाहता है कि एक दफा मैं अदीब गौहर से मिल लूं। आज तुम मीरहान, हद्दे, बिज्जा, हेप्तान, ब्यूरक, उमर नौहानी और शहमुरीद चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो कोहराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है। जाड़ो, जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। जाली मुश्किल कुशाद दम दस्तगीर। फकीर बाबा जी वजह, अंदर आ जाओ। जी वजह, आओ बैठो। तुम्हें क्या कुछ मिल जाता है भीख मांगने से? बस वजह इतना मिलता है कि गुजारा हो जाता है। अगर तुम्हें भीख मांगना न पड़े तो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है अगर तुम मेरे छोटा सा काम कर दो। भला मैं एक फकीर आपका क्या काम कर सकता हूं? ये मैंने सोचना है। उसके बस मैं तुम्हें इतना खुश दूंगा कि जिंदगी भर तुम्हें किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। कहो, क्या कहते हो? अच्छा बताओ, मुझे क्या करना होगा? मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त आपके रंग रूप का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं। वक्त बड़ी जालिम चीज है जो लोहे को भी जंग की तरह खा जाता है। सिर्फ करीने से रहन सहन कुछ फरेब दिए रखता है। लेकिन अद्दी, हम सब भी तो इसी दुनिया में रहते हैं। फिर ऐसा क्यों है? इस दुनिया में अपनी अपनी दुनिया बसाए बगैर जिंदगी में आसानी और खूबसूरती से नहीं गुजर सकती। खैर, तुम ये सब नहीं समझ सकोगे। जमाने के तौर तरीके सब सिखा देते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कौन कितना समझता है। मेरा ख्याल है अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैं खौफजदा हूं। मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर लूं? खौफजदा होने की कोई बात नहीं। समझ बूझ से काम लो। जमाने के रिवाज
तुम्हारे सामने है, और फिर एक न एक दिन शादी तो करनी पड़ती है। अच्छा ये बताओ, क्या कोई रिश्ता आ रहा है? रिश्ते तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, लेकिन वो कद्दर का लिखा कोई नहीं जानता। और इन दिनों हसन लाशारी और कविल जद की तरफ से रिश्ता मांगा जा रहा है, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। मगर तुम इन दोनों रिश्तों में से किसी एक को भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि जिस माशरे में तुम रहती हो उसके बाहम रब्त को नजरअंदाज करना इतना आसान नहीं। मैं आपकी बात समझी नहीं। तुम्हारे रिश्ते के दोनों तलबकार गोराम सरदार के कबीले से ताल्लुक रखते हैं, और उसके असर से गालबन तुम भी आजाद नहीं। हाँ ये तो है, लेकिन ये मेरी जिंदगी गुजारने का मसला है, और मैं नहीं समझती कि सरदार गोराम इसे अपने असर और रसूख का मसला बना लेगा। और फिर ये बड़े लोग तो हम लोगों की जिंदगी से इतनी वाकफियत रखना भी नहीं चाहते। तुम भी ठीक कहती हो, मगर इन दोनों में से तुम्हें एक का इंतखाब कर लेना चाहिए। क्या करूं मैं शायद दोनों में से किसी एक के साथ भी जिंदगी ना गुजार सकूंगी। शादी की उम्र को संभालना इतना आसान नहीं। बहरहाल इंतखाब तो तुम्हें इसी माहौल में करना होगा। इस इंतजार में वक्त जाया करना कि तुम्हारे लिए किसी हसन मौलाना का रिश्ता आएगा, तो ये शायद इतना आसान नहीं। हसन मौलाना? बीबी, ये क्या सोचा आपने? क्यों? मैं हसन के बारे में नहीं सोच सकती क्या? बीवी जरा आप ये तो सोचें कि वो पहले से ही शादीशुदा है। आपको क्या जरूरत है इस जलती हुई आग में से गुजरने की? क्या आपके लिए रिश्तों की कोई कमी है? औरतें अगर मर्दों के शादीशुदा होने से खौफजदा हो जाती तो आज हमारे मुल्क का निजाम कुछ और होता। वैसे भी यह बात अपनी जात पे इत्माद की है। अगर वो हसन मौलाना है तो मैं भी शली हूं। तुम मेरी तरफ से अति गौर को जाकर कह दो कि वो हसन मौलाना को शादी का पैगाम दे दे। मुश्किल कुशा दम दस्तगीर हक हक। बाबा जी सभी भाई, अंदर आ जाओ। हक बोला। बैठो। खुदा शाह मुरीद को सलामत रखे। इस बार बड़े दिनों बाद है बाबा, सब खैरियत है ना? उस शाह सखी की सलामती की दुआ करते हैं। खुदा की जमीन पर मुकद्दर लिए फिरता हूं, जहां नसीब ले जाए चला जाता हूं। हम सबको तकदीर ने बांधा है बाबा। हाँ, ये सब आप दाने की बात है। आप सखी की सलामती किस्मत में थी, सो इधर निकल आया। जुमेरात है बाबा, मांगो क्या मांगते हो। मैं सवाली का सवाल रद्द नहीं करता। सवाली का क्या पता वो क्या सवाल कर बैठे। तुम मांगो जो मांगते हो। मैंने कहा ना, जुमेरात है आज। अपने कौल के हवाले से कह रहे हो? कौल? मैं शाह मुरीद भरे दरबार में कौल देता हूं कि जुमेरात की सुबह साइल मुझसे जो कुछ तलब करेगा इनकार नहीं करूंगा। हां, मांगो जो तुम्हें मांगना है। मैं बख्शिश और अता में रुकने वाला नहीं। मेरी ऊंटनी, मेरी घोड़ी, मेरा तलवार, मेरी कमान, जो चाहो पसंद करके ले जाओ। नहीं शेख, ये तो सब बहादुरों की जरूरियात है। अब फकीरों को इससे क्या लेना? तो मालो जर ले लो। नहीं शेख नहीं, हम अल्लाह वाले लोग हैं। माल जर की हमें तमा नहीं, खाने को ऊपर वाला दे देता है। तो आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो।
खुदा आपकी जान सलामत रखे। मेरा एक ही सवाल है। कहो। बस अब आनी से शादी ना कर। क्या? ठीक है, तुम्हारा सवाल पूरा किया। ये तुमने क्या किया? क्या किया? मैं हार गया हूं आनी। तुम्हारे सारे सवाल, अपने सारे जवाब, सब कुछ। अब कोई और सवाल मत करना। ये हक पे रहने दो। अपने आंसू पोंछ लो। मर जाऊंगी। मुझे कमजोर मत करो हानी। मेरा कौन पिघल रहा है। बहादुरों के लफ्ज मुंह में होते। मैं सब्र कर लूंगी। जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सरदार, हालात की संजीदगी आपके सामने है। इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि जब तक हानि का रिश्ता तय नहीं हो पाता वो आपकी स्पुर्दगी में रहे। आप कौम के सरदार हैं और सरदार कौम का मुहाफिज होता है। चाकर खान के कले की मजबूत दीवारें तुम्हारे एतमाद की हिफाजत करेंगी। अल्लाह आपको सलामत रखे सरदार। आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तुम समझ गई हो ना सब बातें। ये तमाम कपड़े और उसकी जरूरत की चीजें हैं। कुछ और जरूरत पड़े तो आके ले जाना। अब जाओ, शाम हो रही है। खुदा अली को अपने अरमान में रखे। जाओ बेटी, जाओ। बेदरवाजा, आप इत्मीनान रखें। मैं हानि को उदास नहीं होने दूंगी। ये सब क्या है बाबा? हानि कहां है? हानि सरदार चाकर की स्पुर्दगी में दी जा चुकी है। क्या? लेकिन बाबा, ये तो हमारे घर का मामला था। चाकर के पास जाने की क्या जरूरत थी?
जरूरत थी? ये इज्जत का मामला था, रिवायतों का था, सारे कबीले का मामला था, ये तुम्हारे पागलपने का मामला था ये। लेकिन बाबा इससे मेरा भी ताल्लुक है। ताल्लुक है नहीं था, तुम्हारे कौल ने सारे ताल्लुक खत्म कर दिए हैं। मैं नहीं मानता बाबा। बकवास बंद करो। मैं इस खानदान का बड़ा हूं, तमाम फैसलों का इख्तियार मेरे पास है। तुम अगर मुनहरिफ हो तो कहीं भी जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैं तुम्हारा दुख भी बर्दाश्त कर लूंगा। मुझ तक पहुंचने के तमाम रास्ते तुमने मजदूर कर दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए दूसरी औरत हूं, तुम्हारी मोहब्बत का आजाद अब मेरा जाती दुख है। तुम उसमें शरीक नहीं रहे। नहीं, मैं शरीक था और शरीक रहूंगा तुम्हारे हर दुख दर्द में। कॉल मैंने तुमसे शादी न करने का दिया था, तुमसे न मिलने का नहीं। मैं अब भी तुमसे मिलूंगा। कोई वसील, कोई रुकावट मेरा रास्ता नहीं रोक सकती। हाशा मुरीद, तुम लोग अपनी ताकत के असीर हो, कौल निभाने की कुव्वत के, या फिर कौल तोड़ने की कुव्वत के। अरे मैं तुमसे मिलने आया हूं, तुम्हें देखने आया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ शाह मुरीद। मैं फकीर को बख्शा हुआ खोटा से मुझे कशकोल में से मत उठाओ, मत उठाओ मुझे। जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हनी, मेरी बात तो
जख्मी हो गए। ये तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है जो चाकर ने मुझे तोहफे में दी है। मीर हसन, मैं अपनी हैसियत से आगाह हूं। बलोचों की तमाम तर मेहरबानियों के बावजूद मैं कभी भी अपनी हैसियत को नहीं भूली हूं। मैं आपके पास 100 बार चल कर आती तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप समझ गए होंगे कि आपको ज़हमत देने का कोई खास सबब होगा। तुम्हारे बुलावे के बाद से मैं खुद शशोपन में मुब्तला हूं। ज्यादा बेहतर होगा कि तुमने मुझसे जो कुछ भी कहना है कह दो। सब कहते चले आ रहे हैं कि रिश्ते आसमानों पे तय होते हैं, पर मैं अब नहीं जानती कि अब ये क्या तय हुआ है। आप शादीशुदा हैं, ये सोचकर मैं आपके दर पर हाजिर ना हो सकी। मैं तुमसे कह चुका हूं कि तुम्हें मुझसे जो कुछ भी कहना है खुलकर कहो। मुमकिन है आपने कहीं शली को देखा हो या जानते हो, मगर मैं नहीं जानती कि वो आपसे क्यों कर मुतासिर हुई है। उसने मेरे जरिए आप तक निकाह का पैगाम भिजवाया है। मैं नहीं जानता कि उसने मुझ पर एतबार किया है या अपने आप पर। बहरहाल इस जुर्रत पर मैं उसके मान को तोड़ना नहीं चाहता। उसे तुम मेरी तरफ से कबूलियत की इत्तला दे सकती हो। शाम हो चुकी है, चिराग तो जला लिया होता। जब आंखों में नूर ही बाकी न रहे तो उजाले का एहसास खत्म हो जाता है। तकदीर अपना खेल खेल चुकी है, ये तन्हा तुम्हारा दुख नहीं। बेहतर है कि हम जिंदगी का बाकी सफर बांट कर तय कर लें तो अच्छा है। अपने अपने दुख खुद ही उठाने पड़ते हैं। आपको कम से कम अपने कॉल की तकमील का बहलावा तो मयसर है। मेरी बिपता अलग है क्योंकि मैं मां हूं। ना तो उसके फिराक में सांस लेने का कॉल दे सकती हूँ और ना ही उसकी हिफाजत का कॉल पूरा कर सकी। कॉल? हाँ, कॉल। हर माँ अपने वजूद की तख्लीक के साथ ही ये कॉल दे बैठती है, बल्कि हर औरत की रूह का खुदा के साथ यही वादा है। मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है। शाहू कहाँ है?
आता ही होगा। इस घर में उकताहट के सिवा और है भी क्या? हाँ, अब शाहू इस घर की रोशनी है। हम बहुत जल्दी उसकी शादी करेंगे। ये ठीक है तुम और शली मेरी पनाह में हो, लेकिन पनाह का मतलब ये नहीं होता कि लोगों से उनके निजी और कुदरती हुकूक छीन लिए जाए। शादी ब्याह लोगों का निजी मामला होता है और कोई सरदार ये नहीं चाहेगा कि लोगों के निजी मामलात में दखल दे। शादी शली का हक है और यह हक उससे छीना नहीं जा सकता। नाखो, मुझे इजाजत देना। देखो बेटा, जिद नहीं करते। मेरे सारे दोस्त शिकार पर जा रहे हैं, मुझे भी जाने देना। ये शिकार का मौसम नहीं है। नाखो, नहीं, शाहू, 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 शाहू बेटा। क्या हुआ माँ? खैर तो है? हाँ, हाँ। शाहू, एक बात कहूं, मानोगे? हाँ, ठीक है कि मैं तुम्हारा अपना बेटा नहीं, मगर मैंने तो हमेशा मां के रूप में तुम्हें देखा है। मां और बाप के मरने के बाद आपने और नाखो ने मुझे मां बाप बन के पाला है। आप हुक्म करें। आप ये क्यों सोचती हैं कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? शाहू, एक बात याद रखना बेटा, कभी अगर तुम्हें तुम्हारे चचा किसी बात की इजाजत ना दे तो जिद मत करना कभी भी। मैंने कबीले की बुनियाद पर शली को निकाह का पैगाम भिजवाया था। मुझे यह नहीं मालूम था कि आपने भी पैगाम भिजवाया। लेकिन मीर, शली ने आपके पैगाम को ठुकराकर हसन मौलाना को निकाह का पैगाम पहुंचाया, जिसे उसने कबूल भी कर लिया। मुझे तो ये गौहर की चाल मालूम होती है। मैं सब समझता हूं, लेकिन हसन मौलाना को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके अपनी बालादस्ती कायम करने की ये कोशिश बहुत महंगी पड़ेगी। हसन मौलाना तो बाहर का आदमी है। असल सजा तो शली को मिलनी चाहिए, जिसने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाया। ने वक्त आने पर शली से इस बेइज्जती का बदला जरूर लिया जाएगा। आज एक खास बात के लिए बुलाया है तुम्हें हदे। सरदार, अल्लाह आपको सलामत रखी। खैरियत तो है? तुम तो जानते हो कि जाड़ो एक मखसूस मिजाज का मालिक है। सरदार, आप कहना क्या चाहते? दोस्त है वो तुम्हारा और तुम एक दूसरे से दिल की बात भी कर लेते हो। बज़ाहिर चट्टान की तरह नजर आने वाला जाड़ो शिकार है आजकल अंदरूनी इंतशार का। टूट रहा है, बिखर रहा है। जरूरत है जाड़ो को समेटने की, और मैं समझता हूं यह काम तुम बखूबी कर सकते हो। जो कुछ हुआ है इसे यूं समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब हमारे तबके के लिए दोहराई हुई कहानियां हैं, इसलिए इनके बारे में खामोश रहना ही बेहतर है। एहतियात रहे कि ऐसी कोई खबर हसन मौलाना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ये सब क्या है? ऐसा क्यों हुआ?
जाड़ो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। तुम जिस कर्ब से गुजर रहे हो उसका मुझे शिद्दत से एहसास है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। क्यों? क्या हुआ मुझे? दिल का दर्द आंसू बनकर आंखों के रास्ते से बह निकले तो तकलीफ की शिद्दत कम हो जाती है, लेकिन तुमने अपने दिल की तरह आंखों को भी पथरा दिया है। मैं पत्थर का नहीं हूं दोस्त, बस दुख सहना जानता हूं। जाड़ो, दूसरों का गला काटना बहुत आसान और अपनी उंगली काटना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम तो अपना दिल काट चुके हो। जाड़ो, क्या ये बोझ कोई कम है? बोझ की बात मत करो हृदय। कौल निभाने का बोझ इतना भारी नहीं जितना कौल पूरा न करने का। बहरहाल, तुम एक बाप हो, क्या इस हकीकत को जुटला सकते हो? तुम सब जाड़ो जलम को पत्थर का समझते हो। मैं तुम्हारे सामने एतराफ करता हूं कि जहां इस वाक़े ने मुझे कबाइल में फख्र बख्शा है, वहां तन्हाई में बहुत दुख भी दिए हैं। नाना के बेटे की जुदाई का एहसास जहर बनकर मेरे वजूद में समाया हुआ है, लेकिन ताने सुनकर जिंदा रहने से कहीं बेहतर ये जहर पीना। देखो दोस्त, मैं तुम्हारे अंदर का हाल समझता हूं। तुम जिस तूफान को रोके हुए हो उसे बह जाने दो। एक दफा खुल कर रो लो, रोने से गम हल्का हो जाता है मेरे दोस्त। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूं। हमने मियां बीवी की हैसियत से जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा एक साथ गुजारा है। अगर कहा जाए कि हम एक दूसरे के मिजाज से नावाकिफ हैं तो ये गलत होगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम अपनी परेशानी की वजह बता क्यों नहीं देते? भानुड़ी, आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती सरजद हुई है। गलती? कैसी गलती? मैंने सरदार चाकर खान के कहने पर एक दोस्त की हैसियत से मीर जाड़ो को उसके अपने बेटे का गम भूल जाने के लिए कहा। उसकी मिन्नत समाजत करते वक्त मैंने लाशौरी तौर पर उसकी दाढ़ी को हाथ लगा लिया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मीर जाड़ो तो ये जानता है कि तुमने ये जानबूझकर नहीं बल्कि एक नेक जज्बे और दोस्त की तहत ऐसा किया है। उसके मासूम बेटे ने भी मासूमियत और प्यार से उसकी दाढ़ी को हाथ लगाया था। मीर जाड़ो ने अपना कौल निभाने के लिए उसे कत्ल कर दिया। उसका बेटा भी मासूम था और मैं भी बेगुनाह हूं, लेकिन मीर जाड़ो ने न तो उसे माफ किया और न ही मेरे साथ नरमी बरतेगा। तो फिर होगा क्या? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या करूं? मुझे अपनी मौत का डर नहीं, मेरी मौत के बाद मेरा दोस्त मुश्किलात में पड़ जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तुम इस तरह करो, सरदार चाकर खान के पास चले जाओ, शायद वो इसका कोई हल निकाल ले। मैं एक दफा फिर इस बड़े दीवान में अपने उस कौल की तस्दीक करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स मीर जाड़ो को कत्ल करेगा तो उसका बदला मैं लूंगा। और अगर कोई शख्स मीर हृदय को कत्ल करेगा तो उसका बदला जाड़ो जलम लेगा।
शाहूर। जी नापो। शाहू, मुझे तुमसे एक जरूरी काम पड़ गया है। आप बताएं, मेरी जान आपके लिए हाजिर। हामी भरने से पहले सोच लो कि जो काम जानो जलम खुद नहीं कर सकता वो तुम्हें करने को कह रहा है। मेरी सोच तो आपके हुक्म तक महदूद है। फिर काम इतना है कि हदय को कत्ल कर दो। कत्ल करने के बाद उसी जगह पे कब्र खोद कर उसे उसमें डाल दो और आकर मुझे इत्ला करो। मट्टी में खुद डालूंगा। ना हो, आप बेफिक्र रहें, मैं ये काम आज ही करूंगा। सरदार जाड़ो को समझाने की जज्बाती कैफियत में मेरा हाथ उसकी दाढ़ी को लग गया। ये बात हम दोनों ने महसूस भी कर ली। फिर इस कैफियत में सिलसिला कलाम जारी न रह सका। नंद, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है दे, इसलिए कि उसका कौल तुम्हारे साथ भी है। अगर उसने तुम्हें कत्ल कर दिया तो उसे खुद को भी मारना होगा। सरदार, मैं अपनी मौत से नहीं डरता। मुझे जाड़ों की जिंदगी अजीज है, गलबन आपको भी। हाँ, बाजू है वो हमारा, और हम उसके दुख सुख में शरीक हैं। तुम्हारे चेहरे की तमानत से अंदाजा हो रहा है कि तुम कामयाब लौटे हो। आओ ना हो, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मेरी तलवार पे लगा हुआ खून इस बात का सबूत है कि मैंने आपका बताया हुआ काम पूरा कर दिया। लेकिन यह काम अभी अधूरा है जिसे मैंने पूरा करना है। मैं समझा नहीं। मैंने हदय को कौल दे रखा था कि जो शख्स उसको कत्ल करेगा उसका बदला मैं लूंगा। तुम जानते हो कि तुम्हारा चचा जिंदगी तो हार सकता है, कौल नहीं। चचा जान, सब जानते हैं कि कौल निभाते वक्त न तो जाड़ो जलम का दिल डूबता है और न ही उसके हाथ लरसते हैं। आप मीर हदे का दोस्त बनकर अपना कौल निभाए और मैं आपका बेटा बनकर कुर्बानी की वो मंजिल तय करूंगा जिसके बाद आपकी दोस्ती, कौल और बहादुरी की लाज रह जाएगी। तुम ये क्यों नहीं समझती बानड़ी कि हद्दे के कत्ल का दुख मुझे कितना है। दुनिया में किसी भाई के लिए बहन की बेवगी के दुख से बड़ा दुख और कौन सा हो सकता है। तो फिर इंसाफ क्यों नहीं किया जा रहा? इसलिए कि जाड़ो अपने कौल के हवाले से कबायली रिवायत के मुताबिक कसास की हुदूद से बाहर निकल चुका है। तो क्या हदी का खून रायगा जाएगा? जो शख्स दीवानगी की हुदूद पार कर चुका हो, अपने आप को तबाह कर चुका हो, तो तुम ही कहो कि मैं उसके साथ क्या सलूक कर सकता हूं। मैं एक बहन की हैसियत से नहीं बल्कि एक मजलूम बेवा की हैसियत से कौम के सरदार से इंसाफ मांगने आई हूं। मेरी दाद रसी कीजिए रवाज के मुताबिक। ये रिवाज और रिवायत ही तो जंजीर है हमारे पांव की। जाड़ो ने हद्दे को खुद कत्ल नहीं किया बल्कि उसने हद्दे के कातिल को कत्ल किया है और उसके समल ने हाथ बांध दिए हैं मेरे। अब तुम ही
तुम ही कहो बानड़ी कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं मैं? शायद कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बानड़ी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बेशक तुम कौल निभाने में सबसे साबित कदम इंसान हो, ये सब तुम्हारी खुशी के लिए काफी है, लेकिन मैं इस वक्त दुनिया की सबसे मजलूम तरीन औरत हूं, क्योंकि तुमने मेरी कोख 2 मरतबा उजाड़ी है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे बच्चे मारे गए, मेरा दुख किससे बड़ा है कि तुमने मेरे खून में मेरे हक को तस्लीम नहीं किया। हाँ शाहन, क्या जवाब लाए? सरदार, चाकर ने इस समर को महज एक कबायली रिवायत करार दिया है जो कौल निभाने में राइज है। मेरी इतला के मुताबिक यही जवाब उसने अपनी बहन माई बानड़ी को दिया है। हद हमारा खून है और खून के बदले की रिवायत कौल निभाने की रिवायत से कहीं ज्यादा कदीम और मजबूत है। क्यों बालाज? सरदार चाकर अपने आप को सियासी मसलियतों से आजाद नहीं कर पा रहा। हालांकि बहन के रिश्ते की हुर्मत उसके फैसले के लिए मजीद तकवीयत का सबब बन सकती थी, लेकिन वो अपनी ताकत का तवाजुन बिगाड़ना नहीं चाहता। ताकत के तवाजुन का मसला चाकर का होगा, मेरा नहीं। मेरे नजदीक तो ये एक सीधी सादी कबायली रिवायत है और रिवायत के मुताबिक जाड़ों को मेल लेकर सुलह सफाई के लिए मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन चाकर मसलियतों का इस कदर शिकार हो चुका है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। ठीक है, वो अगर जाड़ों को माफ करता है तो करे, लेकिन हम तो अपने खून का बदला लेंगे, इसलिए कि ये हमारा हक है। नली की जंग को शायद तारीख का हिस्सा बनना है और वक्त का यह फैसला हमारी पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। और याद रखो, चाकर खान एक ताकत का नाम है और ताकत खौफजदा क्या करती है? वह नहीं करती। जंग की तैयारी की जाए। शिकस्त का तजुर्बा हमें जिंदगी में पहली बार हुआ है। एक तकलीफ दे हैरत ही नहीं, एक तकलीफ दे हकीकत भी है। हमारी समझ में नहीं आता कि हमें शिकस्त हुई तो हुई क्यों। बेरुख, तुम आज खामोश हो। हज, तुम्हें कुछ नहीं कहना क्या? बीवरा क्या कहेगा सरदार? इसने तो लड़ाई से पहले ही सब कुछ कह दिया था। इसके चेहरे का ठहराव ये बता रहा है कि अपनी पेशेंगोई की सदाकत पे। मीर बिजार, बहादुर वही है जिसका दिल और दिमाग उसके ताबे हो। मैंने कल दिमाग से शिकस्त की पेशेंगोई की थी और आज शिकस्त की तकलीफ को दिल में बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम्हारी दानाई हमारी शिकस्त के बारे में क्या कहती है? यह शिकस्त नहीं, हार थी। शिकस्त और हार में फर्क होता है। शिकस्त दुश्मन से खाई जाती है, जबकि हार दोस्तों और भाइयों में भी हो सकती है। अगर ये हार है तो क्या जिल्लत नहीं? मीर बिजार, जिल्लत दुश्मनों से उठाई जाती है, भाइयों से नहीं। हार जीत तो होती रहती है भाइयों में। हम सब एक ही दादा की औलाद हैं। हमारे दरमियान जंग सिर्फ अना की है, बका की नहीं। और हमारी हार की वाहिद वजह यही है कि हम और वो एक दूसरे के तरीके जंग से आगाह हैं।
हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और तुम इसे खेल समझ रहे हो? अपने ही हाथों जिस्म के टुकड़े कर देना या तो खुदकशी हो सकती है या खेल या फिर दीवानगी। दीवानगी की बातें तुम कर रहे हो इसलिए कि यही सच है। जंग करो उनसे जो तुम्हारी जमीनों, तुम्हारे मवेशियों, तुम्हारे माल और असबाब पर कब्जा करना चाहते हैं और उनके खिलाफ खून का आखिरी कतरा बाद हो जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मानने से इनकार करते हैं। मगर ये आपस के झगड़े क्यों? ये तो हमें कमजोर बनाकर रख देगी। इसका मतलब यह हुआ कि तुम अगली जंग में हमारे साथ नहीं दोगे? रियान, मेरी वफादारियों पर शक करने का किसी को हक नहीं। मैंने सबके सामने खुली किताब की तरह जिंदगी गुजारी है। तुमने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? याद करके बताओ, याद करके बताओ मैं किस जंग में तुम लोग के साथ शरीक नहीं हुआ। मैंने मोहतरम सरदार को जंग न करने का मशवरा जरूर दिया था, मगर क्या मैं मैदान जंग में सरदार के साथ साए की तरह नहीं था? तुम सीने पर हाथ रखकर बताओ कि मैदान जंग में मेरे हाथों में कितनी तलवारें टूटी। अगर सरदार 100 बार भी जंग करने का हुक्म दे तो मैं मुअज़्ज़िज़ बीबियों की हुर्मत की कसम खाकर कहता हूं, तुम सब आओ, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। मैं मानता हूं कि हम इस झगड़े को इकट्ठे बैठकर भी निपटा सकते थे, लेकिन मैंने जंग का इंतखाब किया और शायद यही हमारा मुकद्दर था। बहरहाल अब इस मुकद्दर को बदलना है और ये शायद जंग किए बगैर मुमकिन नहीं। बीबी, शाम हो गई है, चिराग रोशन कर दूं? हाँ, आज फिर शाम हो गई। बीवी, आपको इस अंधेरे से खौफ नहीं आता? अपनी चीजों से डरना कैसा? अब तो सिवाय दुख के तमाम कैफियतें बेमानी हो गई हैं। बुरा हो दुख देने वाले का। ऐसा ना कहो। कैसे ना कहूं बीबी, आपकी ये हालत, ये दुख मुझसे नहीं देखा जाता। खुदा करे मौत आ जाए शह मुरीद को। शहरी, मौत आए मुझे मौत आए। तुझे क्या मालूम? तू समझती है कि शाह मुरीद मुझसे मोहब्बत नहीं करता? उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी? मुझसे मोहब्बत थी, बहुत थी। मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था शाह मुरीद। मैं उसका ईमान थी। मेरे लिए उसके तमाम जज्बे सच्चे थे, सच्चे। तू क्या समझती है? तू क्या समझती है? वो एक सच्चा आशिक नहीं था। वो तो एक सच्चा मर्द है, अपनी जबान का पक्का, अपने बाल का तन। मैं उससे सिर्फ मोहब्बत करती थी और अब मुझे उससे अकीदत है। तू क्या जाने, तू क्या जाने। मैं और वो मेरा मान था। कैसे टूटने देती उसे? उसके एक एक लफ्ज पे मैं अपनी तमाम जिंदगी कुर्बान कर दूं। कोई शिकवा, कोई शिकायत,
रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं, रोना चाहूं भी तो रो ना सकूं। बाबा जान, नली की जंग की फदा की खुशी में मैं ये खंजर आपकी नजर करता हूं। इतना खूबसूरत खंजर किसका हो सकता है? आपको सुनकर हैरत होगी। बात हैरत की नहीं, हसरत की है। उस नौजवान की हसरत जो इसे इस्तेमाल करने की हसरत अपने दिल ही में लेकर मर गया होगा। कौन था वो? था नहीं बाबा जान, है। ये खंजर जाकर खान का है। जाकर? तुमने कहां से लिया? मैंने इसे एक लाश के सीने से खींच कर निकाला है। ऐसा खूबसूरत खंजर जाकर ही का हो सकता है। आज चल। सरदार, आप कुछ कहने आए थे? हाँ, आया तो कुछ कहना ही था, लेकिन तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारी परेशानी में इजाफा करना मुनासिब न समझा। जो बात लबों पर आकर रुक जाए वो एक मुअम्मा बन जाती है, और मुअम्मे अगर हल ना हो तो बहुत परेशान करते हैं। आप कहिए, क्या कहने आए थे? तुम्हारा बाबा आया था मेरे पास। बाबा? हाँ, शह मुरीद एक अरसे से लापता है और अब उसकी वापसी की भी कोई उम्मीद नहीं है। शादी करना चाहता है तुम्हारा बाबा तुम्हारी, और इसी सिलसिले में वो मशवरा करने आया था मुझसे। तो फिर आपने क्या मशवरा दिया? ठीक है कि वो तुम्हारा बाप है और उसे तुम्हारे मुताल्लिक हर फैसला करने का इख्तियार भी है, लेकिन कौम के सरदार की हैसियत से हमने ये मुनासिब जाना कि इस सिलसिले में हम तुमसे तुम्हारी राय भी पूछी। सिर्फ राय ही पूछेंगे या उसका पास भी रखेंगे? सरदार की हैसियत से हर अच्छी राय लिए मोतबर होती। कौल के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? कौल का एहतराम तो हम जिंदगी की कीमत पर करते हैं। मीर जाड़ो और शह मुरीद की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तो फिर सुन लीजिए सरदार, मैं भी अपने आप को एक कॉल दे चुकी हूं। मैं शह मुरीद के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। ठीक है, तुम्हारे कॉल की पासदारी हमारा फर्ज है और फर्ज निभाना चाकर खान बखूबी जानता है। बेरख, इस काम के लिए तुम्हारा इंतखाब मेरे हुक्म से हुआ है। हाकिम कंधार मीर ज़नून के दरबार में हमारे सफीर बनकर जाओगे और मुझे उम्मीद है कि तुम कामयाब और कामरान लौटोगे, इसलिए कि तुम्हें अपनी बात मनवाने का हुनर बखूबी आता है। सरदार को मायूसी नहीं होगी। जाओ, फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज सरदार।
चलने दे। चल सरदार। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बल्लाश हालत दे। सरदार, चाकर के पड़ाव में भेजा हुआ आदमी वापस आ गया है। क्या इत्तला है? इत्तला मिली है कि ब्यूरख चाकर खान का सफीर बनकर हाकिम कंदार अमीर शुजाउद्दीन की तरफ कुमक हासिल करने रवाना हो चुका है। सैयदों और फकीरों के लिए सरदार चाकर खान के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए। मलंग बाबा जाओ, अंदर चले जाओ। हम सरदार चाकर की दोस्ती और खुलूस की कदर करते हैं। यह आपकी ज़र्फी है। हमें इत्तला मिली है कि तुम सरदार चाकर का खुसूसी पैगाम लेकर हमारे लिए आए हो। इत्तला दुरुस्त है। सुनना चाहते हैं हम। अमीर जुनून को हमारी दोस्ती या दुश्मनी की अलामत के तौर पर यह खंजर पेश करना है। अगर वो अक्लमंद हुआ तो इसे मानी खुद पहना लेगा। हमें अफसोस है, बल्कि हमें यह कहते हुए दुख होता है कि हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कबायली लड़ाइयों में किसी एक भाई का हरीफ बन जाना हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे आजमाइश है। हमारा तो मशवरा यह है कि चाकर को यह जंग फिल वक्त मुलतवी कर देनी चाहिए। मेरा भी यही मशवरा था। तो फिर उसने माना क्यों नहीं? तुम एक ज़हीन आदमी हो। अमीर मशवरे हुक्म नहीं हुआ करते। दानाई ताकत की रहनुमा तो हो सकती है, इरादा नहीं।
सरदार चाकर अपने फैसलों में इतना ही आजाद है जितना ये जानिसार अपने मशवरों में। तो क्या कुमक के लिए यहां तक चले आना तुम्हारे मशवरे की नफी नहीं है? बिल्कुल है, मगर सरदार का हुक्म मेरे लिए मोतबर है। अमीर हम मर तो सकते हैं लेकिन सरदार की हुक्मदुली नहीं कर सकते। आफरीन है तुम्हारी जानिसारी पर। मीर चाकर अपने दोस्तों के मामले में बहुत खुश नसीब है, लेकिन आपके मामले में नहीं। मेरी नाकामी की सूरत में आपको अपनी राय बदलनी होगी। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अमीर, हम संगलाख वादियों के खरे लोग हैं। हमारा सच पहाड़ी चश्मे के पानी की तरह शफाफ है। हमारी रिवायत है कि दोस्त के भेजे हुए आदमी को खाली हाथ नहीं लौटाते, क्योंकि आने वाले की झोली में भेजे जाने वाले की इज्जत, मजबूरी और जरूरत तीनों होती हैं। और बदतरीन ख्वाहिश वो है जो दोस्त के सामने पेश की जाए और पूरी ना हो। आप सरदार चाकर को अपना दोस्त कहते हैं और मैं खाली हाथ जा रहा हूं। अल्लाह हाफिज। ठहरो। लहजे की बेबाकी बाज़ औक़ात इसलिए काबिल माफी होती है जब उसमें सदाकत और खुलूस शामिल हो। हमें तुम्हारा यह अंदाज और सदाकत पसंद आई। हम अपने फैसले पे नजरसानी करेंगे। तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या? हाँ, ये आवाज लगता है जैसे चांदनी भी इस आवाज में शामिल हो गई हो। गीत गाने वाला बाकमाल है। शहजादी, ये बीवरख है, सरदार चाकर खान का सफीर, शाही मेहमान, अपने वतन का सबसे बड़ा शायर। इसकी जुबान फारसी नहीं, अल्फाज पूरी तरह समझ में नहीं आते, लेकिन मफहूम खुद ब खुद दिल की गहराइयों में उतरता चला जाता है। दिलाराम, हमें अभी अभी यूं लगा जैसे गीत गाने वाला हमसे मुखातिब हो। बीरबरार, इस मरासले में तहरीर पैगाम मीर चाकर के लिए बाइस इत्मीनान होगा, क्योंकि हमने इसमें कुमक भेजने की तस्दीक कर दी है। आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। खुदा का शुक्र है कि मीर चाकर का फख्र शर्मिंदा नहीं हुआ। तुम चाहो तो आज भी जा सकते हो, आज रात रवाना हो सकते हो, लेकिन बसूरत दीगर अगर कोई शक हो तो परसों अमीर हैदर 20,000 की कुमक लेके जाने वाला है, तुम उसके साथ भी जा सकते हो। अमीर जिन्नू,
खुलूस और शक एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं अमीर हैदर के साथ जाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि फैज में मेहमान की रहनुमाई भी शामिल है। दिलाराम, ये कौन लोग हैं और शाही महल में क्या कर रहे हैं? शहजादी, ये शाही मेहमान बीवरख है, वही जो रात को गाना गा रहा था। बलोचों के सरदार मीर ग्वाराम की तरफ से उनका नुमाइंदा अपने साथियों के साथ बारियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत? वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। हाकिम कंधार ने बेरौत के साथ बादशाहों जैसा सलूक किया और भरपूर इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है। और कंधार से हमारी मदद के लिए 20,000 की पहली कुमक रवाना हो चुकी है। मुबारक हो सरदार। दोस्ती का ये अंदाज हमें बहुत पसंद आया। आपकी इस दानिशमंदाना सोच ने हमें बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। मीर चाकर को कुमक भेजने का फैसला गालिबन हमने बीवर्ख की सहर अंगेज गुफ्तगू के नतीजे में किया था, वरना हमारा यह इरादा हरगिज नहीं था कि हम दो भाइयों के दरमियान होने वाले कुश्त खून में बराबर के हिस्सेदार बनते। नायब अमीर ने हमें बहुत बड़ी उलझन से निजात दिला दी। मोहतरम अमीर, हमें आपकी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान चाहिए। तुम्हारे मुकम्मल इत्मीनान के लिए सिर्फ इतना कहना काफी है कि कल भेजे जाने वाली कुमक अब कभी भेजी नहीं जाएगी। आइए मेरे साथ। मगर क्यों? मीर बीवरा, इस क्यों का जवाब अमीर जुन्नून खुद दे सकते हैं। मुझे तो बस आपको ये इत्ला पहुंचाने का हुक्म था कि अमीर हैदर की बीमारी के बायस लश्कर आज कूच नहीं करेगा। क्या अमीर जुन्नून ये नहीं जानते कि ताखीर से दी गई इमदाद की जरूरत नहीं रहती? उन्हें एहसास है, मगर अपने बेटे की सेहतमंदी उनके इख्तियार में नहीं। मेरे लिए क्या पैगाम है? तौक मिसानी इंतजार।
शहजादी, आप पुरस्कार तरीके से खत भिजवाना और यूं मुलाकात के लिए यहां बुलवाना मेरे लिए हैरानकुन है। मेरा यूं छुप कर आना तुमसे सिर्फ जज्बा हमदर्दी है, तुम इसे कोई और रंग नहीं दोगे। अफसोस मेरी ये खुशफहमी ज्यादा देर पा साबित नहीं हुई। मैं तो समझा शायद तुम अगर हाकिम कंधार के पास बिला मकसद आए होते तो शायद मेरे जज्बात तुमसे मुख्तलिफ ना होते, लेकिन इस वक्त जज्बों से ज्यादा अहम तुम्हारा वो मकसद है जिसके लिए यहाँ आए हो। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? मेरा इशारा उस कुमक की तरफ है जो तुम हाकिम कंधार से लेने आए हो और जो शायद अब कभी भेजी ना जा सके। ये आप क्या कह रही हैं? आपके वालिद ने तो मुझसे वादा किया था। बाज़ औक़ात अल्फाज़ कुछ और मायने कुछ होते हैं। वादा किसी से किया जाता है और इफ़ाए वादा किसी से। मैं ये राज शायद आपसे कभी ना कहती, मगर आप एक सच्चे इंसान हैं और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि आप धोखा खाएं किसी से भी, चाहे वो मेरे अपने ही वालिद क्यों ना हो। मेरे वालिद गोरहम के सफीर से वादा कर चुके हैं कि वो कुमुक नहीं भेजेंगे। उन्होंने गोहराम की दोस्ती कबूल कर ली है, एक ताकतवर की दोस्ती, और उसका सबूत ये खंजर है। इसका सबूत सरदार चाकर का ये खंजर है जिससे कल तक वो अपने दुश्मनों के गले काटता था, और आज आप यही खंजर सरदार चाकर की शरक पे रखना चाहते हैं। हमें किससे दोस्ती करनी है और किससे दुश्मनी करनी है, ये सोचना हमारा काम है। अमीर जुन्नू, दोस्ती की नहीं निभाई जाती है। वक्त पर काम न आने वाले दोस्त से बेहतर वो दुश्मन है जो ललकार कर मारे। आपने तो दुश्मनी के तकाजे भी पूरे नहीं किए। तुम सफीर हो और हम सफीरों के साथ बुरा सलूक नहीं करते। जा सकते हो तुम। कुमक भेजी जाए या ना भेजी जाए इसका हतमी फैसला बाद में होगा। सरदार चाकर को अगर बर वक्त कुमक ना मिली तो उनका एतबार उठ सकता है, न सिर्फ मेरी से बल्कि अमीर जुन्नू की दोस्ती से भी, और मैं किसी कीमत पर अपना एतबार खोना नहीं चाहूंगा। दुरुस्त है आप हमारी मदद ना करें, लेकिन मैं सरदार चाकर का सफीर हूं और सरदार चाकर को कहीं से भी कुमक मिल सकती है। मैं आगे तक जाऊंगा और ये खंजर बदऐदी के सबूत के तौर पर मेरे साथ जाएगा। खुदा हाफिज। गिरफ्तार कर लिया जाए इसे। इसकी गुस्ताख आंखें सुबह का सूरज नहीं देखेंगी, यह हमारा हुक्म है। तामील हो। बताओ खंजर किसने चोरी किया था? अमीर ये बेहोश हो चुका है। दूसरे को बुलाओ और इसे फसील से नीचे फेंक दो ताकि इबरत हो। और हां सुनो, अगर शाम तक चोर गिरफ्तार नहीं हुआ तो तुम्हें भी फसील से नीचे फेंक दिया जाएगा, समझे? दूसरे को लाओ। शहजादी, अगर किसी ने मेरा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। खुदा की पनाह, सुबह से पूछगछ हो रही है। खादिम को नायब अमीर ने भेजा है। खैरियत? दिलाराम को बुलाया गया है। किस लिए? जी वो तफ्तीश के लिए। उसकी ये जुर्रत कि हमारी खादिम खास को तफ्तीश के लिए तलब करे? जी वो। तुम जा सकते हो। जी बेहतर। सुबह से शाम हो गई और अब तक तुमसे चोर गिरफ्तार नहीं हो सका। इंतहा, नाअहली की इंतहा। कौन था वो? किसे जरूरत हुई हमारे कमरे खास में जाने की, वहां से खंजर चुराने की और हमारी खुफिया इत्तलात ले जाने की? शाही महल के एक एक खादिम से पूछगछ हो चुकी है, सिवाय किसके? सिवाय शहजादी मोहतरमा की खादिम खास
दिलाराम बखुदा ये हरकत अगर शहजादी से भी सरजद हुई होती तो हम उसे भी माफ न करते। मुझे मेरे बच्चों की कसम, मैं बेगुनाह हूँ, उन्हें जवानी नसीब ना हो। अगर मैं झूठ बोलूं, रहम, खुदा के नाम पे रहम। ठीक है, खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से बाहर निकाला तो जुबान खींच दूंगा। दफा हो जाओ। इस जानिब। बेअदब, रास्ता छोड़ो। चर्बी चढ़ गई आंखों पे। ये शहजादी गिरनाज है। जियो, शहजादी गिरनाज? क्या बात है? क्यों शोर मचा रखा है? क्या गिरामत आ गई है? कौन है? जियो, शहजादी गिरनाज। शहजादी आप? हाँ मैं। मौजूद सफीर को रहा किया जाए। ये रहा शाही फरमा। ठीक है, छोड़ दो। शहजादी, आप और जिंदा? हाँ मैं। तुम देर मत करो। शाही फरमान के जाली होने का राज किसी भी वक्त खुल सकता है। क्या? देखो बीबर्क, सुबह होने वाली है। मौत लम्हों पर लम्हा तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बाहर सवारी मौजूद है। तुम यहाँ से निकल जाओ। बाद में जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अगर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते। जानते हो मेरी रियायत की कीमत तुम्हें क्या अदा करनी पड़ेगी? शायद जिंदगी। और मुझे तुम्हारी जिंदगी अजीज है। और मेरे लिए तुम्हारी रिहाई ज्यादा अहम है। मैं यहां से अकेला नहीं जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तो तुम जानते नहीं शाही खानदान का वकार खत्म हो जाएगा। मुझे भी अपने लोगों का वकार अजीज है। मेरे कबीले के लोग जब ये सुनेंगे कि मैं अपनी जिंदगी किसी की मौत की कीमत पर बचाया हूं तो मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा। मेरी नस्लें और शायद तारीख मुझे अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी। मैं अपनी जान बचाने के लिए गिरानास पर यह जुल्म कैसे कर सकता हूं? बीबरक दुरुस्त कह रहे हैं शहजादी। आप जिस रास्ते पे चल पड़ी हैं उस पे वापसी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। शाहियत आपकी जान ले लेगा। बेहतर यही होगा कि आप इनकी बात मान लें। शहजादी, मुझ पर भरोसा करें, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे वकार की हिफाजत करूंगा। जिसे अपनी इज्जत का एहसास हो वो दूसरों की इज्जत की खातिर जान भी दे सकता है। लेकिन ये तुम्हारे एहसानों का बदला बीवर्ग इस जिंदान में अपने अल्फाज के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। इन पर शक करना मेरी बहादुरी और सच्चाई की तौहीन है और मौत इस तौहीन से बेहतर है। खुदा, ये काम अगर शुजाउद्दीन जुन्नू की बेटी ने भी किया है उसे भी माफ नहीं किया जाएगा। गिरनास, गिरनास।
तुम्हारा जुर्म तुम्हारे चेहरे पर कांप रहा है। बड़ी गलती की है तुमने, बहुत बड़ी गलती। बोलो, ये जिंदान तुम्हारी आंखों की तरह खाली क्यों है? क्यों है खाली? बोलो। जी वो शहजादी बीबरख। कहां है शहजादी? जी वो बीबरख के साथ। अगर ये सच है तो तुम्हारी वफादारी मशकूक है, और अगर ये झूठ है तो ये शाही खानदान पर बहतान है। नतीजा सूरतों में तुम्हारी मौत है, तुम्हारी मौत। रहम, रहम अमीर रहम। इसे हमारी वापसी तक जिंदा रखा जाए, इस तरह कि हमारी वापसी पर जिंदगी की बजाय हमसे मौत की भीख मांगे। फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। इतनी रात गए इस मौसम में कौन है जो हमसे मिलने पर इसरार कर रहा है? सरदार, नाम नहीं बताता, बीवी साथ है और लगता है लंबी मुसाफत तय करके आया है। कोई मुसीबत ज़दा जुल्म से भागकर पनाह के लिए आया होगा। तुमने बताया नहीं कि हमारे इलाके में दाखिल होते ही उसकी जान, माल, इज्जत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो गई। सरदार, मैंने अपने यहां जगह और खाने की दावत भी दी, मगर सरदार वो आपसे मिलना चाहता है। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वशात वजना में बह। मेहमानों के आराम और खाने का बंदोबस्त करवाओ। नहीं सरदार, मुझे तन्हाई में आपसे जरूरी बात करनी है। पहले आराम तो कर लो, थके हुए आए हो। बात करने में हुजरत है सरदार। हाँ बाबा। तुमने सरदार का हुक्म नहीं सुना? वफादार साथी लगते हो। सरदार, गो तुमने अपना चेहरा छुपाया हुआ है, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम पर एतमाद किया जा सकता है। तुम्हारी रगों में अच्छा खून है। मेरे अंदाजे गलत नहीं हुआ करते। तुम सरदारों के खानदान से हो। पहचानने के लिए हजार हजार तशक्कुर सरदार। हमें आपकी पनाह दरकार है। पनाह तो अल्लाह से मांगो, उसी की दस्तरस में है सब कुछ। जिसे वो पनाह नहीं देता उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। लेकिन सरदार, हम अल्लाह से भागे हुए नहीं हैं। तो फिर मैं दुनिया की हर ताकत के मुकाबले में तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। और ये पनाह उसी वक्त शुरू हो गई थी जब तुमने मेरे इलाके में पहला सांस लिया था। मुझे इस सरदार की जबान पर भरोसा है। मुझे इस सरदार की जबान पर भरोसा है। तुम ये ख्वाब नहीं, मगर ये कैसी हकीकत है। क्या मैं यकीन कर लूं कि बलोचों ने गैरत को घर से रुखसत कर दिया? नहीं सरदार, नहीं। मेरे, आपके, हम सबके खून के हर कतरे में गैरत का समंदर है। और ये सिर्फ उस वक्त भी बाकी रहेगी जब पहाड़ अपनी जगह से हिला दिए जाएंगे और मां बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी। पता है, अपने कबीले के वकार के लिए मैंने कभी अपनी जान की परवाह की? वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं अपनी आंखों को कैसे झुठलाऊं?
मेरा भाई, मेरी जान का दुश्मन मेरे सामने बेकसी की तस्वीर बना खड़ा। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे खुशी नहीं, दुख हुआ है, दुख। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, मगर एक ही दादा की औलाद होकर तुम इतने गिर जाओगे मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने सारी बातें सुन ली हैं सरदार। शहान, ये मैं जानता हूं सरदार, लेकिन ब्यूरो खार यहां। ये मत समझना ब्यूरो कि मैं अपनी पनाह वापस ले रहा हूं। खुदाए बुजुर्ग बरतर की कसम, मेरे कबीले का बच्चा बच्चा तुम्हारे लिए कट सकता है, मर सकता है, लेकिन मेरा दिल अब भी ये कहता है कि रातों रात यहां से निकल जाओ, चले जाओ यहां से, इससे पहले कि सुबह का सूरज में लोग तुम्हारा बदला हुआ चेहरा देखकर कहें कि बलोच चले जाओ यहां से। मैं आखिरी सांस तक किसी से ये नहीं कहूंगा कि तुम मेरी दहलीज पर पनाह के लिए आए थे। मैं तो अपने आप को भी दिलासा दे लूंगा कि ये एक भयानक ख्वाब देखा था मैंने। सरदार, अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरी भी कैफियत आपसे मुख्तलिफ ना होती। और फिर क्यों माथे का दाग बनाया इस पनाह को? हालात ने मुझे मजबूर कर दिया। हाँ, मजबूर? ये बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। हालात अगर ऐसे बिगड़ गए थे तो मर गए होते। मौत तो हर दुख से आजाद कर देती है। सरदार, अगर मेरी जात का मसला होता तो यही करता, लेकिन मगर ये सब मजबूरियों के लफ्ज हैं। क्या मजबूरी थी तुम्हें? ये है वो मजबूरी, ये है वो मजबूरी। नकाब हटाओ अपने चेहरे से। कौन है ये? ये ग्रानाज है, हाकिम कंदाहार शुजाउद्दीन जुन्नून की बेटी। जुनून की बेटी कोहराम की माड़ी में? ये एक तवील कहानी है सरदार। हाकिम कंदाहार ने किसी गलत फहमी की वजह से मेरे कत्ल का हुक्म दिया तो शहजादी ने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे कत्ल से बचाया। इनकी इस जिसारत पर उनकी जान के लिए खतरा पैदा हो गया था, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लाया। मैंने रास्ते में कदम कदम पर शहजादी की इज्जत और वकार की हिफाजत की है। ये ठीक कह रहे हैं सरदार। तुम्हारे ताक़ुब में आने वाला तूफान अब मुझसे गुजर कर ही जाकर
कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम इस वक्त यहां मेरे इस खेमे में चल रही हो? गिरफ्तार कर लो जाए। अमीर, शाही खेमे के आसपास इस वक्त ये आवाज सुनने वाला कोई जिंदा नहीं रहा। तुम्हारी मौत शायद तुम्हें यहां तक खींच के ले आई है बीवरा। अमीर, मुझे हैरत है आप मुझे मौत से डरा रहे हैं। मैं तो खुद मौत को गले लगाने आपके पास आया हूं। आपका मुजरिम मैं हूं, फैसला मेरे और आपके दरमियान होना चाहिए। उन लोगों का क्या कसूर जो सुबह जंग में बेगुनाह मारे जाएंगे? ये ले, मेरी ही तलवार से मेरा गला काटकर हजारों बेगुनाहों को नाक मरने से बचा ले। तुम शायद हमें अल्फाज के जाल में फांसने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं अमीर, नहीं, ये मेरी आखिरी गुजारिश है, मौत की सजावार की आखिरी ख्वाहिश जैसी। लेकिन मुझे तसल्ली होगी कि मरने से पहले मैंने आपको तमाम सच्चाई से आगाह कर दिया। फैसला आपके हाथों में है। लेकिन मुझे मेरी मां की दूध की कसम, जिस तरह आपकी बेटी पाक है, जो कुछ हुआ हालात की वजह से हुआ। इसमें ना मेरी नीयत थी, ना आपकी बेटी का इरादा। सजा के लिए हाजिर हूं। बाबा, ये शेकटी कौन है? बेटी, वो सैयद हैं, हमारे पीरो मुर्शिद। वो जब भी यहाँ आते हैं उनका शाया निशान इस्तकबाल होता है। मेरी किस्मत कि जब से सीवी आया हूँ वो जब यहाँ आते हैं मैं यहाँ नहीं होता। आज एक अरसे के बाद उनका इस्तकबाल करने जा रहा हूँ। और हाँ, ब्यूरा शिकार पर गया हुआ है। जब वो वापस आ जाए तो उसे बताना कि मैं शेकटी के इस्तकबाल के लिए गया हूँ और वो भी वहीं आ जाए। अच्छा बाबा। हम फकीर लोग एक ही सीधा रास्ता चलते हैं। मेरा यह कौल है कि जो शख्स भी इस राह में रुकावट डालेगा या सामने आएगा, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकता। बीरतन, मेरे बाबा का खून नाक हुआ है और मैं इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन बीवरा, शेकटी का कौल था कि... लेकिन मेरे बाबा ने किसी के कौल को जख्म नहीं पहुंचाए। वो तो अकीदतन शेकटी के हाथ चूमने उसके सामने गया था और उसे कत्ल कर दिया गया। बीवरा, शेकटी सरदार चाकर के पीर मुर्शिद भी हैं और उनके बारे में तुम्हें चाकर का कौल नहीं भूलना चाहिए। अगर ये कत्ल
सरदार चाकर ने भी किया होता तो मैं उसका बदला सरदार चाकर से जरूर लेता। ये कत्ल नाहक हुआ है और मैं इसका बदला शैकटी से जरूर लूंगा। गलती की है ब्योरख ने। क्या उसे मेरा कॉल याद नहीं रहा? सरदार, वो कहता है कि उसका बाप नाहक मारा गया था। शेख गटी ने अपना कॉल निभाया है। मीर जाड़ो, हद्दे और शेख मुरीद ने अपने कॉल निभाकर कॉल की रिवायत को बरकरार रखा है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जाकर खान अपना कॉल ना निभाए? मैं ब्योरख को नकेल जरूर डालूंगा। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन चाकर जीते जी बीवर को नकेल कभी नहीं डाल सकेगा। लेकिन सरदार, चाकर के इलाके में रहते हुए तुम ये सब कुछ किस तरह सोच सकते हो? अरे चाकर इस मामले को बढ़ाना चाहता है तो उसके इलाके को छोड़ा भी जा सकता है। हम उसकी नवाजिशों से आजाद भी रह सकते हैं। गौराम भी मेरा भाई है, वो भी हमें खुशामदीद कहेगा। और अगर ऐसा ना भी हो तो अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। जाकर खान अपना कॉल जरूर पूरा करेगा। ये दीगर बात कि मेरे और ब्योरख के दरमियान फैसला कब होता है। इस वक्त मसला ब्योरख का नहीं, नली की शिकस्त का बदला है। ब्योरख तो कमक न ला सका, बल्कि वक्त ने उसे हमसे भी दूर कर दिया। और अब मैं खुद मिर्जा शाह हुसैन के पास जाऊंगा। पहले नली की शिकस्त का बदला, बाद में ब्योरख का अंजाम। जिस उम्मीद से आप हमारे पास आए हैं उसमें हम आपको मायूस नहीं लौटाएंगे। आले मर्तबत आपका इकबाल बुलंद हो। मुझे मदद के लिए मीर जुनून दरकार है। वो एक मक्कार और नाकाबिले एतमाद शख्स है, इसलिए हमने उसे कैद कर रखा है। जो शख्स हमें धोखा दे सकता है उससे हम किसी दोस्त की मदद की क्या उम्मीद रख सकते हैं? मेरे नजदीक उस पर एतमाद गलती होगी। आपकी फहम फरासत पर शुबा नहीं आले मर्तबत, लेकिन दरी हालात में समझता हूं कि मीर जुनून ही हमारे लिए कारगर साबित होगा। ठीक है, इख्तलाफ के बावजूद हम आपकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। मीर बलाज। जी सरदार। अमीर जुनून के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वहां जाकर बात क्या करनी है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। सरदार, आप मुतमईन रहे, मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर फख्र है। हमारे यहाँ आने का मकसद हरगिज ये नहीं कि हम शिकस्त के खौफ से आपको जंग न करने को कहें, बल्कि हमें तो आपकी मेहमान नवाजी और बेहतर सलूक यहाँ लाया है। अच्छा बुरा वक्त तो जिंदगी के साथ साथ होता है। जंग का फैसला क्या होगा ये तो आने वाला कल ही बता सकेगा। आप इस वक्त हमारे दुश्मन ही सही, लेकिन हैं तो हमारी सरजमीन पे, और इस तरह आप हमारे मेहमान बनते हैं। आप आज का खाना हमारे साथ खाएं। ये मेरी ख्वाहिश नहीं बल्कि हमारे सरदार मीर गौराम खान और तमाम कबीले की ख्वाहिश है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि कल आपके खिलाफ मैं तलवार उठाऊं? कल की किसे खबर? अभी कुछ दिन पहले ही तो हम आपके सरजमीन पर आप ही के मेहमान थे।
ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ही सरजमीन पर अपने मोहसिनों की मेजबानी न करें? नहीं, ये हमारी रवायत के खिलाफ है, जिसके लिए हमारी आइंदा नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप हमारे खिलाफ जंग न करें, बल्कि हमने पहले ही कह दिया था कि शायद चाकर खान आपका बेहतरीन दोस्त साबित न हो, लेकिन हम आपके कमजोर दुश्मन साबित नहीं होंगे। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि आप हमें हमारे रिवायत निभाने का मौका दें। तो फिर ठीक है, हमें आपकी मेजबानी कबूल है। आपकी तरफ से रात को खाने के आए हुए बर्तन अभी तक वापस कोई नहीं ले गया। सरदार गौराम की ये रवायत है कि वो खाने में भेजे गए बर्तन वापस नहीं उठवाता, चाहे वो सोने की क्यों ना हो। खाने में भेजे गए ये सोने के बर्तन सरदार की तरफ से अमीर ज़नून के लिए एक हकीर सा नजराना है। अमीर, मैं इसलिए आया था कि चाकर की तरह मैं भी आपका दोस्त हूँ। ये हमारा दो भाइयों का आपस का मामला है जिसे हम बिरादराना तौर पर हल कर सकते हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे और चाकर के दरमियान आप गैर जानिबदार रहें। मैं खुद इसी उलझन में हूं। वैसे मैं मिर्जा शाह हुसैन के फरमान के मुताबिक यहाँ आया था। मिर्जा शाह हुसैन को तो आप सही सूरत हाल बता सकते हैं। हो सकता है चाकर ने कोई गलत फहमी पैदा कर दी हो, लेकिन आप तो सही सूरत हाल से आगाह हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मिर्जा शाह हुसैन को सही सूरत हाल समझा सकूं, और मुझे यह एहसास है कि यह आपका निजी और बिल्कुल साथी मामला है। मैं खुद भी वापस कूच कर जाने के बारे में सोच रहा था। कैसी हो बेटी? बस ठीक हूँ बाबा, तकदीर का लिखा पूरा हुआ। हाँ, मुझे यहाँ पहुंच के ये मालूम हुआ कि चाकर और बीवर के ताल्लुकात कशीदा। आपने दुरुस्त सुना है बाबा, शेरकटी के कत्ल के बाद इनके ताल्लुकात खत्म ही समझे। कुछ गौराम की बातों से और कुछ तुम्हारे हालात से आगाही के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, अगर वो अपनी आग खुद ही बुझा ले तो बेहतर है। मैं वापस जाने की सोच रहा हूं। क्या तुम अपने बाबा के इस फैसले को दुरुस्त समझती हो कि वो वापस जा रहे हैं? इन हालात में इस फैसले को दुरुस्त समझने के अलावा और कोई चारा भी नहीं। ये हमारी बका का मसला है। ठीक है, मेरे और चाकर के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं, बल्कि इज्जत और जिल्लत का सवाल है। मगर मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि अपनी अना को अपने साथियों की बका पर तरजीह दूं। चाहे साजिश को खत्म करने के लिए मुझे चाकर के दरबार ही क्यों ना जाना पड़े। मुझे इस वक्त यहां पाकर आप ये ना समझे मैं झुक गया हूं। तो फिर क्यों आए हो? मैं आपको आने वाले खतरे के बारे में आगाह करना चाहता हूं। खुल मत करो, खुलकर। सरदार मीर गौराम जुन्नू को अपने जाल में फांसने में कामयाब हो गया है। सुबह जब आप तबले जंग बजाएंगे तो जुन्नू आपके साथ नहीं देगा, बल्कि वापस कंदाहार चला जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर हाकिम अपने वादों से इस तरह आजाद हो जाए तो सल्तनतों के निजाम दरम बरम हो जाए। सरदार, ये हो चुका है और आप अच्छी तरह जानते हैं बीबर मर सकता है, लेकिन आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता। अगर ये सच है भी तो भी इसकी तला देने तुम क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपने बारे में चाकर खान का कौल याद नहीं रहा? इसलिए कि आपके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए मैं आपको आगाह करना जरूरी समझता हूं। रही मेरी और आपकी बात, तो इसका फैसला वक्त करेगा। बहुत
बुरा किया है सनू, बहुत बुरा किया है कि अब एक और शिकस्त मेरा मुकद्दर बन जाएगी। नहीं, इस बार फतेह आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। अमीर जुन्नू भी इस जंग में आपके साथ देगा। ये कैसे हो सकता? अभी तो तुम कह रहे थे कि वो आप मुझ पर छोड़ दें, आप सुख तबली जंग भिजवा दें। वापसी के लिए कूच की तैयारी मुकम्मल है क्या? जी अमीर। बीवर, क्या हुआ? अमीर, क्या हुआ तुम्हें? हैदर, हैदर, क्या हुआ हैदर को? क्या हुआ हैदर को? हैदर को गौराम के साथियों ने कत्ल कर डाला। अमीर, मैंने उससे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तादाद में ज्यादा थी। उन्होंने मुझे मुर्दा समझकर छोड़ दिया। हैदर को मार डाला उन्होंने। मैं उस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक मेरी तलवार गौराम से अपने हैदर का इंतकाम न ले ले। तब ले जंग बजा दिया जाए। बाबाजान, बहुत कुछ कर लेना मुमकिन था रमेन बेटा, मगर हम छोटी छोटी हकीकतों के असीर हो गए। अब शऊर की तमाम वजाहतें हो चुकी। काश हम एक दूसरे को माफ कर देते। बाबाजान, आप उम्मीद तो रखें कि ये सब कुछ फिर यकजा हो जाएगा। उम्मीद के कयाम की सूरतें हमेशा इजाफी होती हैं, इसीलिए हर इंसान हमेशा पुरुम्मीद भी रहता है और ना उम्मीद भी। जब रंग के अंदर रंग और परछाई के अंदर परछाई आ जाती है तो खुद को संभाल कर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो शख्स जिंदगी भर फरेब खाता रहा मुस्तकबिल के आरे पर, उसे मुस्तकबिल कहां मिल सकता है? फिर भी एक बेहतर जिंदगी गुजारी जा सकती है। जिंदगी अब तुमने गुजारनी है। मैंने जो वक्त गुजारा वो अपने साथ लिए जा रहा हूं। सरदार, सूरज गुरूब होने को है, इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? कसम है डूबते सूरज की हसन लाशारी, हम सब खसारे की तरफ लौट जाने वाले हैं। जब तक हक को सब्र के साथ न पहचाना जाए, यखबस्तगी धूप के रंग को कच्चा कर देती है। रोशनी की टिमटिमाहट से अंधेरा ही फैलता है। हम सब थोड़ी रोशनियों के मारे हुए थे, इसलिए ज्यादा ही भटक गए। मुड़ी है
आप में से कुछ मेरे बुजुर्ग और कुछ मेरे भाई हैं जो मेरे या मेरे भाइयों के हाथों मारे गए। जब कौमों पर जवाल आता है तो लोगों की अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं और वो इन्हीं पत्थरों से एक दूसरे को मारने लगते हैं। आप जो जा चुके हैं और हम जो जाने वाले हैं, सब इन्हीं पत्थरों के जख्म खुर्दा हैं। मैं इस सन्नाटे में अपने इतराफ की आवाज रोशन कर रहा हूं। मेरा वजूद शायद इस जमीन का हिस्सा न बन सके, लेकिन मुझे इसकी तारीख से अलग नहीं किया जा सकेगा। काश मेरी आवाज आइंदा नस्लों के लिए मशअल की तरह जलती रहे। बस बेटे दुआ करो, हम हमेशा की तरह एक हो जाए। हाँ बाबा, जंग हमारे नौजवानों खा चुकी है और अब रेहान भी। क्या हुआ रेहान को? आपको मालूम नहीं बाबा, कुछ दिन हुए रेहान घोड़े से गिर के मर गए। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। अल्लाह यमान। अल्लाह यमान। बेटी, नाजो बेटी, नाजो बेटी, नाजो बेटी, नाजो, 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 नाजो। मीरियान, क्या बात है? तुम्हें कुछ पता चला? नहीं। क्यों, खैरियत तो है? वो अंधे बाबा की बेटी नाजो। क्या हुआ नाजो को? वो किदान में काम कर रही थी, अचानक गिर गई और मर गई। रेहान नहीं आया? सरदार, वो सोया हुआ है और उसके कौल के मुताबिक उसे आपकी कोई नींद से नहीं जगा सकता। रेहान, 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 नहीं, नहीं। शहनशाह नसीरुद्दीन हुमायूं आपसे मिलने आए हैं। शहनशाह नसीरुद्दीन हुमायूं? आदाब शहनशाह। जलवा अफरोज हूं शहनशाह। मीर चाकर, मसनद पर बैठने का वक्त फिर जल्द ही लौट आएगा। इस वक्त हम मुसाफिरत में हैं, जो कुछ अरसे तक शायद तर्क न की जा सके। मंजिल मुहिम है,
देखो वक्त कब उनका तयन करे। मैं खुद नई मंजिल की तलाश में हूं शहंशाह। वक्त के साथ नए अज़्म से जंग करना है मुझे। इस वक्त आप और मैं दोनों एक ही मंजिल के राही। हमारा इरादा ईरान के सफर का है। शुमाल में मिर्जा कामरान की तरफ हम नहीं जाना चाहते। हमें यकीन है कि तकदीर फिर वापस लाएगी और उस वक्त हमें शायद तुम्हारी मदद की जरूरत हो। ये सब कुछ जिंदगी पर मुनहसर है शहंशाह। अगर जिंदा रहा तो कसम है मुझे अपने मुर्शिद शेख गटी की कि आप हर मुश्किल वक्त में मुझे अपना हम रकाब पाएंगे। हाय अल्लाह, मुझे शाह मुरीद की नजारत ताकत अता कर। वाह 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 वाह। बेटा ये मुझे दो। अब इस उम्र में निशानाबाजी। हाँ बेटा। मैंने तुम्हें पहचान लिया है शाह मुरीद। इस फानी दुनिया में कौन किसे पहचानता है? तुम्हारे माथे का निशान मेरी आंखों के सामने है और तुम्हारी रान पर से ना मिटने वाला दूसरा निशान भी यकीनन मौजूद होगा। ये दोनों निशानियां मुझे हानी ने बताई थी, जो मेरी बहन बानड़ी की माड़ी में तुम्हारा अब तक इंतजार कर रही है। मैं हानि से बहुत दूर निकल चुका हूँ। हानि तो बस एक हवाला बन के रह गई, जिसे तुम चाहो तो भाईमा कह सकते। मारा पारे दस से गिरा के मारो दस पहाड़ों की ढाल के साथ बहती हुई सेवी की सरजमीन तो कितने बहादुरों को खा गई। तेरी रेशम जैसी मिट्टी ने मुझे बहुत दुख दिए। मैं हमेशा इसी सोच में रहा कि हमारी नस्ल यहां एक खुशहाल जिंदगी का आगाज करेगी, लेकिन हम हालात का मुकाबला करने की बजाय आपस की जंगों का शिकार हो गए, जबकि जंग हालात के खिलाफ करनी चाहिए थी, ना कि आपस में। अगर हमने अपने मामलात में दूसरों को मदाखलत की दावत न दी होती तो शायद आज तू हम पर इस तरह अपना दामन तंग न कर लेती। जहां मुझे तुमसे तुम्हारी खामोशी का किला है, वहां मैं तुम पर एक मोहब्बत भरी बस्ती आबाद न कर सकने पर शर्मिंदा भी हूं। तुम पर दो भाई एक दूसरे के दुश्मन कहलाए। ये जो कुछ हुआ सब हमारे शऊर की नापुख्तगी थी। इस नस्ल की तबाही मेरी सोच नहीं थी,
बल्कि इसकी बका मेरी आरज़ू थी। मैं एक नए अज़्म के साथ सूरज की तलाश में मशरिक की तरफ कूच कर रहा हूं। ऐसे भी मैं तुम्हारी गोद में पलते हुए बच्चों को अब मोहब्बत भरे बोसे के सिवा कुछ नहीं दे सकता। ऐसी मोहब्बत जिसे वो आने वाली नस्लों में फैलाते रहे। मौत को कयाम नहीं, वो कहीं भी आ सकती है। अगर जिंदा रहा तो तुम्हारी तरफ लौट आऊंगा। तुम मेरी नस्ल के बच्चों को मेरा सलाम कहती रहना।